सभी ड्रैगन मार्क योद्धा एकत्र हुए। सभा स्थल क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन का निजी प्रशिक्षण कक्ष था। गुयांग, तान वानेर, गो रान, ली क्यू और सोंग मिंगयुआन सभी को गार्ड के तौर पर प्रवेश द्वार पर भेजा गया था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इस कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों ने इससे पहले कभी भी सिद्धार्थ को इतना गंभीर नहीं देखा था। जब सब कुछ तैयार हो गया और यह पुष्टि हो गई कि उन्होंने कुछ भी अनदेखा नहीं किया है, तो सिद्धार्थ ने फलों का एक बड़ा ढेर निकाला और वितरित किया। ड्रैगन मार्क योद्धा उस फल को घूरते रहे। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। वे नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ जो उन्हें बांट रहा था वह चौथी श्रेणी के स्वर्गीय दाव फल थे। पूर्वी बंजर भूमि में उसने अपने सभी स्वर्गीय दाव फल यू शियाओकियान को दे दिए थे। ये स्वर्गीय दाव फल नए थे जो अभी अभी उगे थे। यह आदिम अराजकता मनका की भयानक क्षमता थी। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, सिद्धार्थ के पास मरने वाले किसी भी दिव्य प्राणी की स्वर्गीय दाव ऊर्जा आदिम अराजकता स्थान के स्वर्गीय दाव वृक्ष द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी। उसके पास 10,000 से ज्यादा रैंक 4 स्वर्गीय दाव फल थे। सिद्धार्थ कुछ समय से इस पर झिझक रहा था। 10,000 से ज्यादा ड्रैगन मार्क योद्धा थे जो सबसे मजबूत होने पर भी रैंक 3 सेलेस्टियल थे, और कुछ ऐसे भी थे जो अभी भी रैंक 2 पर थे। उन सभी का रातों रात रैंक 4 सेलेस्टियल बन जाना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति थी, और लोग निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। तब उसकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली दिव्य शक्तियों को बनाने की क्षमता उजागर हो जाती। अनगिनत लोग उस पर नजरें गड़ा देते, जो एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। लेकिन इस बार प्रतियोगिता में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने खुद को बलिदान कर दिया था। इससे सिद्धार्थ को कुछ अपराध बोध हुआ। अगर वह पहले ही स्वर्गीय दाव फल वितरित कर सकता तो शायद वे लोग नहीं मरते। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उसने अपने आप को रोकना बंद करने का फैसला किया। लेकिन फिर उसे तुरंत भूत जेल भेज दिया गया। अब उसे जुआन मास्टर का वादा मिल गया था और वह और भी ज्यादा आश्वस्त था। वह ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी योद्धाओं को चौथे रैंक पर ले आएगा। आज का मामला पूरी तरह गुप्त रखा जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने जाने से पहले सिर्फ एक साधारण चेतावनी दी। ड्रैगन मार्क योद्धाओं को समझ नहीं आया, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने पहले ही अपने स्वर्गीय दाव फलों को खाना और अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने बिना सोचे समझे अपने स्वर्गीय दाव फलों का सेवन कर लिया। उसके बाद अविश्वास के भाव प्रकट हुए। सिद्धार्थ ने तांग वानेर और अन्य लोगों को बुलाया और 5वीं श्रेणी के स्वर्गीय दाव फल निकाले। उन्हें देखकर गुयांग और अन्य लोगों के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। अगर वे भी 5वें दर्जे के दिव्य व्यक्ति बन सकते तो वे हु गुइशान और फैन सॉन्ग के समान स्तर पर होते। बॉस, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। 5वीं रैंक का सेलेस्टियल बनना मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं है, गो रैन ने कहा। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराकर गो रैन के कंधे पर थपथपाया। यह छोटा सा लड़का कम से कम ज्यादा विचारशील तो हो रहा था। तो फिर मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। यह उतना उपयोगी नहीं है, ली क्वी ने कहा। परिणामस्वरूप बाकी सभी ने कहा कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, यह ठीक है, बस उन्हें ले लो। मेरे पास जो 6 स्वर्गीय दाव फल हैं वे बिल्कुल सही हैं। यहाँ आप 5 हैं और बचा हुआ एक मेंग्क्यू के लिए एकदम सही है। जिफेंग तलवार दाव पर चलता है और साधना के लिए स्वर्गीय दाव ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहना चाहता, जबकि वाइल्ड भी साधारण मार्ग पर नहीं चलता। ये 6 एकदम सही हैं। तो मैं शिष्टाचार पर खड़ा नहीं होऊंगा। सच कहूं तो रैंक 5 सेलेस्टियल वास्तव में आंखों को लुभाने वाला है। मैं लंबे समय से ऐसी चीज चाहता था। गो रान शरारती ढंग से हंसा। उसके चेहरे पर एक मनहूस मुस्कान दिखाई दी। यह सुनकर बाकी लोग भी निश्चिंत हो गए और उन्होंने अपने फल खा लिए। वे एक शानदार एहसास से भर गए। अब जुआंटियन दाव संप्रदाय में कौन उनकी वृद्धि को रोकने की हिम्मत करेगा? एक बार जब तान वानेर और अन्य लोग भी एकांत में चले गए तो उसने खुद ही बाहर की रखवाली की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे हाथ की मुहर बना ली। लेकिन उसने अभी हाथ की मुहर बनाना भी पूरा नहीं किया था कि उसके मुंह से खून निकल आया। अरे, वह अंतिम रून क्या जादुई कला थी! यह इतनी बड़ी प्रतिक्रिया का कारण क्यों बन रही है? सिद्धार्थ ने शाप दिया। उसने मरने के दर्द को इतनी बार अनुभव किया था कि आखिरकार उसे जादुई कला का इस्तेमाल करना याद आ गया। लेकिन जैसे ही उसने तकनीक के अनुसार अपनी लपटों को प्रसारित करने की कोशिश की, उसे लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। यहाँ तक कि उसकी पिछली चोटें भी प्रभावित हुईं। यह अच्छा नहीं है।
मुझे कुछ मजबूत पेड़ों की जरूरत है, नहीं तो अगली बार मेरे लिए ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिद्धार्थ ने आह भरी। पिछली बार ड्रैगन फ्लेम जेल को बहुत दूर धकेलने के शक्तिशाली प्रतिक्रिया ने एक गंभीर चोट का कारण बना था, और फिर उसने क्यू जिनियान और अन्य लोगों को मारने के लिए अपनी चोटों को जबरन दबा दिया था। उसने 2 बार स्प्लिट द हेवंस के तीसरे रूप का भी इस्तेमाल किया था। यह तब और भी खतरनाक हो गया था जब उस पर रैंक 6 फाउंडेशन फोर्जिंग सेलेस्टियल ने हमला किया था। उन चोटों के कारण उसका शरीर लगभग टूट गया था। उसकी चोटों में स्वर्गीय दाव ऊर्जा के कारण उसका ठीक होना मुश्किल हो गया था। इतने दिनों के बाद भी उसका ठीक होना बहुत धीमा था। वह बहुत कमजोर था और उसके लिए ऐसी भयानक जादुई कला में प्रशिक्षण लेना संभव नहीं था। मुझे कुछ सोचना है। 3 दिन बाद कुछ ड्रैगन ब्लड योद्धा अंततः एकांतवास से बाहर आ गए। चौथे रैंक तक पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से बदल गए हैं और वे उत्साह से भरे हुए थे। सिद्धार्थ ने उन शिष्यों को बाकी लोगों की रखवाली करने को कहा। किसी को भी इस जगह के पास जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद वह सीधे ट्रेजर जेम आइलैंड चला गया। वहां पहुंचते ही उसने बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया। सिद्धार्थ ने उन लोगों को नजरअंदाज किया और सीधे 10,000 गोलियों वाले हॉल में चला गया। वहां पहुंचते ही उसने वही युवती देखी जिसे उसने पिछली बार देखा था। आप वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ हैं, युवती चौंक गई। हे, अब जब लुओ बो को निष्कासित कर दिया गया है तो ऐसा लगता है कि आपके लिए यहाँ बहुत बेहतर है। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके कपड़े थोड़े अलग थे। उसके कॉलर और आस्तीन में सोने के कुछ धागे थे। उसे विवरण नहीं पता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से पदोन्नति मिली थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, क्या आपको कुछ चाहिए? एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद वह तुरंत शांत हो गई। सिद्धार्थ मुस्कुराई। जैसा कि उम्मीद थी, पदोन्नति मिलने के बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है। उसने पिछली बार क्या हुआ था इसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से पेड़ों के बीज हैं, सिद्धार्थ ने सीधे कहा। कृपया कुछ देर इंतजार करें। उसने जल्दी से एक मोटी किताब ढूंढी और दोनों हाथों से उसे सिद्धार्थ को थमा दिया। सिद्धार्थ ने इसे पढ़ा। इस पुस्तक में औषधीय तत्वों के बीजों का विवरण था और इसे निम्न से उच्च क्रम में क्रमबद्ध किया गया था। लेकिन दवा के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले पेड़ों के बीजों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा उनमें से भी बहुत कम ऐसे थे जो बहुत ऊंचाई तक बढ़ सकते थे। सिद्धार्थ के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब तक कोई मौका था उसे लेना ही था। उसके पास पेड़ों की तलाश में जाने का समय नहीं था। आयरन स्प्रूस ओक। सिद्धार्थ की आंखें अचानक चमक उठीं। आयरन स्प्रूस ओक एक बहुत बड़ा पेड़ था। इसमें एक तरह का कड़वा स्पिरिट एसेंस होता था जो इसे कुछ 8वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों में एक पूरक घटक बनाता था। यह विशेष रूप से कीमती नहीं था और केवल 200 अंक का था। हालांकि वह जानता था कि यह 10,000 मीटर ऊंचा हो सकता है, जबकि इसका मुख्य तना मोटा और ठोस हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी लकड़ी लोहे की तरह सख्त थी और इसके पेड़ के दिल का इस्तेमाल ट्रेजर क्लास धनुष को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि इसकी वृद्धि बहुत धीमी थी। इसे पूरी तरह से परिपक्व होने में दसियों या लाखों साल लग जाते थे। सिद्धार्थ को यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। उसका अनुभव था कि लकड़ी जितनी सख्त होगी और उसे पकने में जितना ज्यादा समय लगेगा, उसमें उतनी ही ज्यादा जीवन ऊर्जा जमा हो सकेगी। मुझे इनमें से 10 दे दो। सिद्धार्थ ने अपना क्रिस्टल कार्ड निकाला और कोई जल्दी से एक जेड केस लेकर आया। सिद्धार्थ ने अभी उसे छुआ ही था कि एक बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने देखा कि कोई व्यक्ति बुजुर्गों की पोशाक पहने हुए है। किसी अज्ञात समय पर वह युवती के पीछे से आया था और उसने जेड केस को पकड़ लिया था। क्या उन्होंने अभी भी सबक नहीं सीखा है? उस बुजुर्ग की गर्दन पर खून के रंग की रोशनी चमक उठी। वह चौंककर जल्दी से वापस गोली चलाने लगा। हालांकि उसने समय रहते प्रतिक्रिया की थी, फिर भी उसकी गर्दन पर खून की लकीरें दिखाई दीं। यह चोट सिद्धार्थ की कृपाण की नोक से लगी थी। अगर उसकी त्वरित प्रतिक्रिया न होती तो उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता। इस कमरे में मौजूद सभी युवतियां चौंककर चिल्लाने लगीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इस समय एक बुजुर्ग को लगभग मार ही डालेगा। कितना बेशर्म हो सिद्धार्थ, तुम बुजुर्ग दहाड़े। चुप रहो। क्या तुम भूल गए हो कि लुओबो के साथ क्या हुआ था? अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। सिद्धार्थ ने केस को हथिया लिया। उसने पहले पैसे इसलिए दिए थे ताकि पिछली बार जो हुआ था उसे टाला जा सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सच में होगा।
एल्डर स्पष्ट रूप से कीमिया मंडप से था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके पास क्या बहाना था जिससे उसके लिए चीजें मुश्किल हो गईं। उसने पहले ही भुगतान कर दिया था, इसलिए वह मामला उसका था। जिसने भी इसे लेने की कोशिश की वह उसकी कृपाण से कट जाएगा। अब सिद्धार्थ ने यह खेल खेलना सीख लिया था। भले ही उस बुजुर्ग की चीखें यहाँ के पहरेदारों को बुला लें, लेकिन सिद्धार्थ के पास खड़े होने के लिए एक पैर था। अगर कोई उसकी चीज लेना चाहता था तो क्या उसे आत्मरक्षा में काम करने की अनुमति नहीं थी? तुम? बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। क्या तुम? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम पुनर्जन्म लेना चाहती हो तो तुम मुझसे दुश्मनी कर सकती हो। मिस, क्या तुम मेरा क्रिस्टल कार्ड मुझे वापस दे सकती हो? सिद्धार्थ युवती की ओर मुड़ा। तभी वह अपने सदमे से उबरी और उसने इसे वापस सिद्धार्थ को दे दिया। इसे लेकर सिद्धार्थ एल्डर की ओर देखे बिना ही चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, उस व्यक्ति ने सहायता के लिए चिल्लाया नहीं और न ही मामले को सार्वजनिक किया। सिद्धार्थ सीधे क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर लौट आया। वहां पहुंचने के बाद उसने आयरन स्प्रूस ओक के बीजों को आदिम अराजकता वाले स्थान पर लगाया और आदिम अराजकता मनका को प्रसारित करना शुरू कर दिया। 10 पौधे पागलपन की हद तक बढ़ने लगे। 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर। जब आयरन स्प्रूस ओक 1500 मीटर तक बढ़ गया तो सिद्धार्थ ने उनमें से एक से जीवन ऊर्जा निकाली। उसने पाया कि सिर्फ 1500 मीटर के आयरन स्प्रूस ओक में उतनी ही ऊर्जा थी जितनी पूरी तरह से विकसित पेड़ों में थी जो उसने स्पिरिट वर्ल्ड से प्राप्त की थी। उसने सीधे उन सभी पेड़ों को हटा दिया और पागलों की तरह आयरन स्प्रूस ओक्स के पेड़ लगा दिए। उन्हें एक दूसरे से निश्चित दूरी पर लगाकर उसने आदिम अराजकता वाले स्थान को भर दिया। लेकिन एक बार जब आदिम अराजकता वाला स्थान इन नए पौधों से भर गया तो उनकी वृद्धि की गति तेजी से कम हो गई। मैंने जो भी स्टॉक बचाया था उसका आखिरकार उपयोग हो गया। सिद्धार्थ ने अपनी स्थानिक अंगूठी से बड़ी बड़ी लाशें निकाली और उन्हें काली मिट्टी में फेंक दिया। मार्शल हेवन सीरिंग को पार करते समय सिद्धार्थ को समुद्री दानवों की लाशों का एक बड़ा ढेर मिला था। अब आखिरकार उनका उपयोग हो गया था। उसने उन्हें काली मिट्टी में फेंक दिया। लावा पर गिरने वाली बर्फ की तरह वे तेजी से घुल गए। अनंत जीवन ऊर्जा आदिम अराजकता अंतरिक्ष में फैल गई। जैसे जैसे आयरन स्प्रूस ओक्स का विस्तार हुआ, सिद्धार्थ लगातार समुद्री दानवों की लाशों को खाद के रूप में काली मिट्टी में डालता रहा। एक अगरबत्ती जलाने के समय से भी कम समय में खाली आदिम अराजकता वाला स्थान ऊंचे ऊंचे आयरन स्प्रूस ओक्स से भर गया। उनमें से हर एक 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। 2 घंटे में वे 3000 मीटर तक बढ़ गए। जब सिद्धार्थ ने सभी लाशों का इस्तेमाल कर लिया तो वे लगभग 6000 मीटर तक बढ़ गए थे। इस समय उनमें मौजूद जीवन ऊर्जा उसके पुराने पेड़ों की तुलना में 10 गुना ज्यादा थी। न केवल उनमें जीवन शक्ति बहुत ज्यादा थी, बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी वे दर्जनों गुना बेहतर थे। उन्होंने आयरन स्प्रूस ओक्स को चुनकर सही फैसला किया था। सिद्धार्थ के अनुभव में सिर्फ मात्रा ही उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह बात तब और भी सच थी जब चोट 6ठी रैंक के सेलेस्टियल के हमले से आई थी। स्वर्गीय दाव ऊर्जा ने उसके पुराने पेड़ों को पूरी तरह से अप्रभावी बना दिया था। अब जब उन्होंने धीरे धीरे आयरन स्प्रूस ओक्स से जीवन ऊर्जा निकाली तो परिणाम लगभग चमत्कारी थे। कुछ ही सांसों में उसकी सारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। जहां तक आयरन स्प्रूस ओक्स की बात है तो वे सिर्फ थोड़े सुस्त हो गए थे। उनमें मुरझाने का कोई निशान नहीं था। इससे सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। अभी वे सिर्फ 6000 मीटर तक ही बढ़े थे। जब वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे और 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे तो उनके भीतर की जीवन ऊर्जा 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। अफसोस की बात है कि उन्हें बढ़ने में बहुत समय लग गया। उसने पेड़ों को पोषण देने के लिए लाशों का पहाड़ फेंक दिया था, लेकिन वे अभी भी अपनी पूरी परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाए थे। उसे भविष्य में कुछ सोचना होगा। उपचार के बाद उसने अपने लिए एक प्रशिक्षण कक्ष ढूंढ लिया। यह प्रशिक्षण कक्ष साधना के लिए नहीं था, बल्कि एक जादुई कला में प्रशिक्षण और जादुई कला की शक्ति का परीक्षण करने के लिए था। यह प्रशिक्षण कक्ष खेती प्रशिक्षण कक्ष से बेहतर गुणवत्ता वाला था। बेशक कीमत भी ज्यादा थी। सिद्धार्थ सबसे ज्यादा कीमत वाले प्रशिक्षण कक्ष का इस्तेमाल कर रहा था और इसकी एक दिन की कीमत 10,000 अंक थी। प्रशिक्षण कक्ष में सभी प्रकार की कठपुतलियां थीं। इन्हें जुआनतियान दाओ संप्रदाय ने अपने शिष्यों के लिए बनाया था। इन कठपुतलियों को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताकि शिष्य अपनी शक्ति का परीक्षण कर सकें। उन्हें सी एक्सपेंशन और फाउंडेशन फोर्जिंग स्तरों में विभाजित किया गया था। इस कमरे को किराए पर लेने वाले शिष्य को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए 10 सी एक्सपेंशन कठपुतलियां और 2 फाउंडेशन फोर्जिंग कठपुतलियां दी जाएंगी।
लेकिन सिद्धार्थ ने उन सभी कठपुतलियों को एक तरफ फेंक दिया और 10 जेड कोर कठपुतलियों को खरीदने के लिए अन्य 10,000 अंक खर्च किए। ये कठपुतलियां बहुत शक्तिशाली थीं और जब उन पर हमला किया जाता था तो वे अपने आप ही अपनी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर लेती थीं। वे इतनी शक्तिशाली थीं कि वे एक औसत जेड कोर विशेषज्ञ से भी पूरी ताकत से हमला झेल सकती थीं। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे हाथ की मुहरें बनाई। 7वीं हाथ की मुहर के बाद उसके बाएं हाथ ने उसकी दाहिनी कोहनी को पकड़ लिया। उसके बाएं हाथ की उंगलियों का रंग बदल गया, जैसे लोहे को गर्म किया जा रहा हो, अंततः अर्धपारदर्शी हो गया। यह भी देखा जा सकता था कि ऊर्जा धीरे धीरे 5 अंगुलियों से होकर उनके दाहिने हाथ में पहुंच रही थी। उनके दाहिने हाथ के बीच में तिल के बीज के आकार का एक ज्वाला क्रिस्टल धीरे धीरे बन रहा था। जैसे ही वह क्रिस्टल कोर दिखाई दिया, उसकी भयानक गर्मी ने प्रशिक्षण कक्ष में लगभग हर चीज को जलाकर राख कर दिया। यहां तक कि दूर स्थित सी एक्सपेंशन कठपुतलियां भी पिघलने लगीं। क्रिस्टल धीरे धीरे घूमने लगा और जैसे जैसे वह घूमता गया, ज्वाला ऊर्जा उसके चारों ओर लिपटती गई। उसका अनियमित शरीर गोल और गोलाकार होने लगा। ज्वाला ऊर्जा की एक परत ने क्रिस्टल को ढक लिया। अब यह सोयाबीन के आकार का था। इस समय फाउंडेशन फोर्जिंग कठपुतलियों में से रून निकल आए थे और एक प्रकाश अवरोध बना दिया था। भयानक गर्मी ने उनके बचाव को सक्रिय कर दिया था। हालांकि उनके बचाव के बावजूद कुछ ही सांसों में फाउंडेशन फोर्जिंग कठपुतलियां भी पिघलने लगीं। इस प्रशिक्षण कक्ष ने काफी हद तक ज्वाला ऊर्जा को अलग कर दिया है, जिससे मुझे इसे आसानी से नियंत्रित करने में मदद मिली। यह कीमत के लायक था। सिद्धार्थ यह देखकर बहुत खुश हुआ। अगर उसने बाहरी दुनिया में इस चाल का इस्तेमाल करने की कोशिश की होती तो इसके प्रभाव बहुत खतरनाक होते। यहां आना सही फैसला था। प्रशिक्षण कक्ष ने स्वर्ग और पृथ्वी की ज्वाला ऊर्जा के एक हिस्से को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसके लिए जादुई कला को नियंत्रित करना आसान हो गया। उसे इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। यह आखिरी चाल थी जो उसने जुआंटियन कैटलॉग में सीखी थी। उसने पहले भी इसका अध्ययन किया था और सिमुलेशन चलाया था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इसके कुछ पहलुओं का परीक्षण करना भी खतरनाक था। वह कई बार भयानक गर्मी से घायल हो चुका था। यह कदम बहुत जटिल था। इसके लिए ज्वाला ऊर्जा को 108 मेरिडियन में फैलाना था और फिर उन्हें ऊर्जा के 2 प्रवाहों में पुनः संयोजित करना था। ऊर्जा की उन 108 धाराओं के लिए एक निश्चित क्रम और तकनीक की आवश्यकता थी। कोई भी 2 धाराएं एक दूसरे को छू नहीं सकती थीं। यह एक ही समय में ऊर्जा की 108 धाराओं को प्रसारित करने जैसा था। और सबसे कठिन बात यह थी कि जब वह अपने दाहिने हाथ की ऊर्जा को संघनित कर रहा था तो उसे अपने बाएं हाथ की ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना था। ऊर्जा की 108 धाराएं बाएं हाथ से होकर दाहिने हाथ में चली गईं। इस प्रक्रिया में एक निश्चित गति बनाए रखने के लिए ऊर्जा की 108 धाराओं की आवश्यकता होती है। यह बहुत तेज या बहुत धीमी नहीं हो सकती। थोड़ी सी भी गलती क्रिस्टल को विस्फोट का कारण बन सकती है। इसके अलावा यह सिर्फ वह ऊर्जा थी जिसे वह अपने शरीर में नियंत्रित कर रहा था। उसे हवा में मौजूद ऊर्जा को भी नियंत्रित करना था। यहां तक कि सिद्धार्थ, जो आग को नियंत्रित करने में बेजोड़ होने का दावा कर सकता था, उसे भी ऐसा लग रहा था कि वह इस समय पतली बर्फ पर चल रहा है। अगर यह क्रिस्टल उसके हाथ में फट गया, अगर वह तुरंत एक भयानक मौत नहीं मरता, तो कम से कम वह अपना आधा शरीर खो देगा। लेकिन उसके सावधानीपूर्वक नियंत्रण के कारण ऊर्जा की 108 धाराएं एक निश्चित गति से उसके हाथ में प्रवेश कर गईं। क्रिस्टल एक लोंगन फल के आकार का हो गया। बस इतना ही काफी है। पहली बार ऐसा करना ही सफलता मानी जाएगी। सुरक्षा सबसे पहले। हालांकि सिद्धार्थ को लगा कि वह अभी भी जारी रख सकता है, लेकिन उसे लगा कि पहले प्रयास के लिए थोड़ा पीछे रहना ही सबसे अच्छा होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने ऊर्जा को रोक दिया। उसी क्षण क्रिस्टल ने अचानक प्रकाश की धधकती किरणें छोड़ दी, जो जीवंत हो उठी। सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे बाहर फेंक दिया और अनजाने में एक नाम चिल्लाया, तारा गिरना। छोटा क्रिस्टल जेड कोर कठपुतलियों पर उड़ते हुए एक उल्कापिंड की तरह था। उन कठपुतलियों ने बहुत पहले ही अपने रक्षात्मक रूनों को सक्रिय करके रूनिक ढाल बना ली थी। धमाका! प्रशिक्षण कक्ष में एक बड़ा विस्फोट हुआ और भयानक ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। अच्छा नहीं, बिना किसी हिचकिचाहट के सिद्धार्थ ने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर को बुलाया। उसने अभी अभी उसे बुलाया ही था कि उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा है और उसने जवाबी हमला किया। अंत में उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुनी जब वह प्रशिक्षण कक्ष की दीवार से टकराया।
अब उसे यह भी महसूस हुआ कि चपटी रोटी में कुचले जाने पर कैसा महसूस होता है। क्या यह कर्म था? सिद्धार्थ को साफ साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर चपटा हो गया है। उसकी हड्डियों के सिर्फ कुछ हिस्से ही बचे थे। उसने खुद को दीवार से अलग कर लिया। विस्फोट या टक्कर से दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय ने अपने शिष्यों को अंदर बड़ी चालें चलने की अनुमति दी। आदिम अराजकता मन का घुमाते हुए उसकी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। फिर उसने जेर कोर कठपुतलियों को देखा और पाया कि वे उड़कर अलग हो गई थीं। उनमें से कुछ भी नहीं बचा था। अरे कितना भयानक हमला है! यह हमला कुछ ऐसा था जो किंग्स को तुरंत मार सकता था। सिद्धार्थ ने उम्मीद नहीं की थी कि यह कदम इतना भयानक होगा। यह जानना जरूरी था कि उसने अभी अभी इसे सीखा था, इसलिए यह अभी भी भ्रूण अवस्था में था। इसके अलावा उसने सुरक्षित रहने के लिए जानबूझकर इसकी शक्ति कम कर दी थी। दुर्भाग्य से यह बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि इसे इस्तेमाल करने में बहुत समय लगता है। क्या कोई राजा वास्तव में वहां खड़ा रहेगा जब मैं इसे छोड़ूंगा? सिद्धार्थ खुद को थोड़ा असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। इसे इस्तेमाल करने में 3 सांसों का समय लगता था। अगर वह किसी राजा से भिड़ जाता तो वे उस समय में उसे 100 बार मार देते। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसका कोई मतलब नहीं था। कोई फायदा नहीं, मुझे कास्ट टाइम कम करने का कोई तरीका सोचना होगा। मुझे इसका ठीक से अध्ययन करना होगा। स्टारफॉल बिल्कुल भयानक था और आसानी से उसकी सबसे मजबूत चाल बन गई। यह स्प्लिट द हेवंस के तीसरे रूप से भी अधिक भयानक था। यह उसके जीवन की रक्षा के लिए एक तुरुप का पत्ता था, इसलिए उसे इसे सही करना था। सिद्धार्थ को इस परीक्षण से उबरने में बहुत समय लगा। इस कदम ने न केवल उसकी आध्यात्मिक युवान और आत्मा ऊर्जा को समाप्त कर दिया, बल्कि हो लॉन्ग की ऊर्जा को भी समाप्त कर दिया। आराम करते समय उसने बड़ी संख्या में स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां खा लीं। इस दौरान उसे अपनी साधना का आधार जितना संभव हो उतना ऊंचा उठाने की जरूरत थी। जैसे ही वह स्टारफॉल में प्रशिक्षण ले रहा था, जुआनटियन दाओ संप्रदाय हिल गया। ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्य चौथे रैंक के सेलेस्टियल बन गए थे। यह खबर जुआनटियन दाओ संप्रदाय के हर कोने में फैल गई। जब लो फैन ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक उदास भाव उभर आया। जैसा कि उम्मीद थी, इस जानवर के पास वास्तव में कुछ बड़े रहस्य हैं। यह खबर कि 10,000 से ज्यादा शिष्य चौथे दर्जे के दिव्य बन गए हैं, बहुत चौंकाने वाली थी। लोग इसकी सूचना जुआन मास्टर को देने भी गए। जुआन मास्टर ने केवल एक सरल उत्तर दिया, यह जुआनटियन दाओ संप्रदाय द्वारा किया गया एक प्रकार का प्रयोग था। सभी बुजुर्गों और शिष्यों को इसे गुप्त रखना था और इसे बाहर प्रसारित नहीं करना था, और उन्हें ड्रैगन ब्लड लीजन को भी परेशान नहीं करना था। यह सच था कि ऐसे कई खजाने थे जिनका इस्तेमाल दिव्य व्यक्ति के पद को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। वास्तव में इसके लिए कई तरह की औषधीय गोलियां थीं, लेकिन वे बहुत कीमती थीं, इतनी कीमती कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय भी उन्हें खरीदने में असमर्थ था। जुआन मास्टर का जवाब कि यह एक प्रयोग था, सभी को चौंका गया। क्या यह हो सकता है कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय गुप्त रूप से कीमती दवाओं पर शोध कर रहा था जो किसी दिव्य व्यक्ति के पद को बढ़ा सकती थीं? हालांकि लोगों के मन में तरह तरह के अनुमान थे, लेकिन जुआन मास्टर के आदेश के कारण वे इन सवालों को अंदर ही दबा सकते थे। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया। इस दिन सिद्धार्थ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकला। सिद्धार्थ का मूड बहुत बढ़िया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था। इस महीने के दौरान दिन रात प्रशिक्षण के बाद वह आखिरकार स्टारफॉल को नियंत्रित करना सीख गया था। लंबी कास्ट अवधि 3 सांसों से घटकर केवल 1 सांस रह गई थी। हालांकि विशेषज्ञों के लिए यह अभी भी एक लंबा समय था। जब तक आप समझते हैं कि अवसर कैसे बनाएं, अब इस कदम को आगे बढ़ाना संभव था। इसके अलावा पागलों की तरह औषधीय गोलियां खाने से उसकी साधना का आधार समुद्र विस्तार के 12वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था। वह जल्द ही फाउंडेशन फोर्जिंग पर हमला करने में सक्षम होगा। अभी व्यावहारिक रूप से सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य पहले से ही सागर विस्तार के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने फाउंडेशन फोर्जिंग पर हमला नहीं किया था। वे सभी समुद्र विस्तार क्षेत्र में कुछ और समय तक रहने की आशा कर रहे थे ताकि एक ठोस आधार तैयार हो सके। यह उनके भविष्य की साधना के लिए अधिक लाभदायक होगा। ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन में यह पहली बार था जब वह अपने साथियों के बराबर चल रहा था। उसकी साधना का आधार अब दूसरों से मीलों पीछे नहीं था। सिद्धार्थ अभी अपने घर में दाखिल ही हुआ था कि अचानक खुशबू का झोंका उसके ऊपर छा गया।
मेंगक्वी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सिद्धार्थ ने मेंगक्वी को कसकर गले लगाने से पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं था। कई महीने हो गए थे जब से उन्होंने एक दूसरे को देखा था। उसे पकड़ते हुए वह अपना सिर नीचे करने, उसके होठों को पाने और उसे चूमने से खुद को नहीं रोक सका। मेंगकी कांप उठी और उसने सिद्धार्थ की कमर को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे केवल इसी तरीके से वे एक दूसरे के लिए अपनी चाहत का इजहार कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि अलग होने से पहले कितना समय बीत चुका था। मेंगकी लाल हो गई थी, उसकी आंखों में एक कोमल चमक थी। उसे लगा था कि वह सिद्धार्थ में पिघलने वाली है। मेंगक्वी, तुम बहुत सुंदर हो, लांगचेन ने अनायास ही प्रशंसा की। मेंगक्यू और भी ज्यादा लाल हो गई। महिला चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वे फिर भी दूसरों से अपनी सुंदरता के लिए प्रशंसा सुनना पसंद करेंगी, खासकर जब यह उस व्यक्ति से हो जिससे वे प्यार करती हों। अय्या, मैं भूल गई। मेरे साथ आओ। सिद्धार्थ को पकड़कर वह उसे खींचकर ले गई। यह क्या है? सिद्धार्थ अचंभित होकर उसके पीछे कमरे से बाहर चला गया। यह सब तुम्हारी गलती है। मैं भूल गई थी, तुम्हें अभ्यास के लिए जाना है, मेंगक्यू ने कहा। अभ्यास? कौन सा अभ्यास? मेंगक्यू ने कहा, सभी युद्ध और सहायता शिष्य अभ्यास करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस तरह वे अपने दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध के मैदान में एक साथ काम कर सकते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर किसी भी ड्रैगन ब्लड योद्धा को नहीं देखा था। जब तक वह अपने एकांत में था, उसे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिद्धार्थ को मेंगक्यू द्वारा आंतरिक संप्रदाय चौक पर खींच लिया गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि 2 लाख से अधिक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य संरचना का अभ्यास कर रहे थे और एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य उनके लिए आदेश दे रहा था। उस व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ की भौहें तन गईं। उसने उस व्यक्ति को पहले भी देखा था। वह उस समय गाओ जियानियान के साथ था। सिद्धार्थ, तुम देर से आए हो। तुम अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और अपने गुट में लौट जाओ, फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य ने आदेश दिया। भाई लांग, मालिक। भीड़ में से 2 लोग सिद्धार्थ को देखते ही जोर से चिल्ला उठे। वे दोनों वाइल्ड और यूजी फेंग थे। वे दोनों उसे देखकर भावुक हो गए। चुप रहो। तुम्हें अभी भी उचित आचरण के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि हम अभ्यास के बीच में हैं? फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य ने दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे अनदेखा कर दिया। गठन के बाहर खड़े होकर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे उसने ड्रैगन ब्लड लीजन को ठंडे मन से देखा। इस हरकत से फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य और भी क्रोधित हो गया और वह चिल्लाया, सिद्धार्थ, क्या तुम बहरे हो? मैंने तुम्हें अपने गुट में वापस जाने का आदेश दिया था। अगर तुम ऐसे ही शोर मचाते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिद्धार्थ ने फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य की ओर ठंडी निगाह से देखा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे महज 5वीं रैंक के फाउंडेशन फोर्जिंग सेलेस्टियल से कोई डर नहीं था। सिद्धार्थ ने ड्रैगन ब्लड लीजन को नजरअंदाज किया। तुम्हें अभ्यास करने के लिए किसने कहा? यह था। गो रैन दंग रह गया। क्या यह मैं था? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो तुम यहां क्यों आए? ऐसी गंदी संरचना क्यों बना रहे हो? क्या तुम अपने दुश्मनों को हंसा हंसा कर मरवाना चाहते हो? इसके अलावा तुम सभी ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा हो। मेरे अलावा किसी में भी तुम्हें कुछ करने का आदेश देने की योग्यता नहीं है। मुझे बताओ, दूसरों के मनोरंजन के लिए कुत्तों की तरह व्यवहार किए जाने के बजाय तुम कब कुछ दिमाग विकसित करोगे? सिद्धार्थ ने डांटा। गो रैन ने कोई आवाज नहीं की। जब उसे वरिष्ठ शिष्यों से सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के साथ अभ्यास में भाग लेने का आदेश मिला था तो उसने सभी को लाने से पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं था। सिद्धार्थ, तुम मौत को दावत दे रहे हो, फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य दहाड़ा। सिद्धार्थ वास्तव में उसे नीचे देख रहा था। उसे मार डालो। सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी। परिणामस्वरूप सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की स्तब्ध निगाहों के सामने ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं ने फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य पर हमला कर दिया। सबसे पहले तलवार क्यूई की ठंडी किरण आई। यह अतुलनीय रूप से तेज थी। जहां भी यह गुजरती ऐसा लगता जैसे स्वर्ग और पृथ्वी अलग अलग हो रहे हों। फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य भयभीत था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग सिर्फ सिद्धार्थ के कहने पर उस पर हमला करेंगे। इसके अलावा यह तलवार हमला विशेष रूप से भयावह था। उसने एक बहुत बड़ी ढाल निकाली। ढाल के रून चमक उठे जिससे एक प्रकाश अवरोध पैदा हो गया। इससे एक मोटी आभा निकल रही थी जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि इसकी रक्षात्मक शक्ति बहुत बड़ी थी।
लेकिन जैसे ही तलवार क्यूई आई, उसकी छाती से खून बहने लगा। तलवार क्यूई ढाल के माध्यम से चली गई और उसे घायल कर दिया। उसके घायल होने के बाद ही उसके हाथ में पकड़ी हुई ढाल का आधा भाग जमीन पर गिर गया। सभी ने ठंडी सांस ली। उस शक्तिशाली ढाल को वास्तव में यू ज़ीफेंग की तलवार क्यूई ने काट दिया था। इसके अलावा वह कट पूरी तरह से सपाट और चिकना था। उसकी तलवार के हमले ने उन सभी को चौंका दिया। उस ढाल के बिना फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य शायद 2 टुकड़ों में कट गया होता। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। टाइगर व्हिस्लिंग क्यू ग्रैंड आर्ट। फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य के स्वर्गीय दाओरून प्रकट हुए और हवा में एक हल्की बाघ की सीटी गूंज उठी। उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया और एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ का दबाव दिखाई दिया। लोगों को उसके रूनों में एक दहाड़ता हुआ बाघ दिखाई देने लगा। मरना। लेकिन उस फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य ने अभी अपना आभामंडल दिखाया ही था कि एक विशाल अस्थिसज्जन उसके ऊपर आ गिरा। धमाका। वाइल्ड, जो अपने बर्बर रक्त कांस्य शरीर में था, ने फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य पर अपना क्लब तोड़ दिया। विरोध करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद वह फिर भी उड़ गया। वह क्लब बहुत ही खतरनाक था। हवा में झूलते हुए उसके सीटी की आवाज से ही लोगों के कानों में चुभन सी महसूस होती थी। जहां तक उसकी धमाकेदार आवाज का सवाल है, वह उनके कानों के पर्दों में बहुत जोर से गूंजती थी और वे कुछ देर तक कुछ और सुन पाने में असमर्थ थे। इस एक हमले ने सभी को अचंभित कर दिया और वे 30 मीटर लंबे वाइल्ड को देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने ऐसा विशालकाय जानवर कभी नहीं देखा था। इस समय वाइल्ड अपनी हड्डी की छड़ी को एक अबूझ भाव से पकड़े हुए था। उस आखिरी हमले में उसने कितनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, उसके कारण उसकी हड्डी की छड़ी का केवल निचला आधा हिस्सा ही बचा था। उसका बाकी हिस्सा टूट चुका था। जहां तक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य की बात है, तो वह और भी अधिक दुखी था। न केवल उसके स्वर्गीय दाओ रन गायब हो गए थे, बल्कि उसकी कमर के नीचे का शरीर भी गायब हो गया था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और भय से भर गया था। अभी अगर उसने सहज रूप से खतरे को नहीं भांप लिया होता और अपना शरीर नहीं उठाया होता, तो वह पहले ही मर चुका होता। अरे, वाइल्ड अब सचमुच जानता है कि अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है। सिद्धार्थ बहुत खुश था। जब वाइल्ड ने अभी अभी हमला किया था, तो सिद्धार्थ ने साफ तौर पर महसूस किया था कि उसका आभामंडल तेजी से घूम रहा है। यह पहले जैसा नहीं था जहां वह सिर्फ शुद्ध शक्ति से हमला करता था। वाइल्ड के लिए अपनी बुद्धि के साथ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर पाना व्यावहारिक रूप से स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था। मौत को आमंत्रित करने वाले लोगों का एक समूह। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी अब और जीना नहीं चाहता। ठीक इसी समय लोगों का एक समूह दिखाई दिया और सबसे आगे वाला व्यक्ति वरिष्ठ पीढ़ी का स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति गाओ जियान्यांग था। जैसे ही वह दिखाई दिया, सभी पर एक भयानक दबाव छा गया, जिससे उनके दिल हिल गए। अगर हम अब और जीना नहीं चाहते, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने उदासीनता से पूछा। वह ड्रैगन ब्लड लीजन के सामने चला गया और गाओ जियान्यांग का सामना ठंडे अंदाज में किया। सत्ता का वितरण पहले से ही बहुत स्पष्ट था। पिछली पीढ़ी के अधिकांश शिष्य कानून प्रवर्तन हॉल में शामिल हो गए थे। अगर सिद्धार्थ भी आज्ञाकारी होता, तो भी वे उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते। जवाबी हमला करना बेहतर था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गाओ जियान्यांग ने कहा। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन अचानक लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। गाओ जियान्यांग, क्या तुम फिर से नए शिष्यों को धमका रहे हो? क्या यही तुम्हारी एकमात्र योग्यता है? यह फाउंडेशन फोर्जिंग के अनुयायियों का एक और समूह था। उनका नेतृत्व सुमो और म्यू किंगक्सुआन कर रहे थे, जबकि बोलने वाला व्यक्ति सुमो था। सुमो और म्यू किंगक्सुआन एल्डर हॉल की शक्ति का हिस्सा थे। वे गाओ जियान्यांग और अन्य लोगों के दुश्मन थे। उन्हें देखकर सिद्धार्थ को अचानक लगा कि यह स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसे एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा था। यह कोई संयोग नहीं था। उनके संदेह की पुष्टि तब हुई जब एल्डर हॉल और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर भी वहां आए। उसके बाद लियू कैंग और लुओ फैन भी आ गए। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ की हर हरकत लियू कैंग की उम्मीदों के मुताबिक थी। उसने सोचा कि उसे उसकी तारीफ करनी चाहिए। सिद्धार्थ, तुमने संप्रदाय के आदेश को बिगाड़ दिया है, अभ्यास में बाधा डाली है और अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है। क्या तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो? दूसरों को यह उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ के लिए चीजों को मुश्किल बनाने वाला एल्डर हॉल मास्टर था। सिद्धार्थ उसके इरादों को कैसे नहीं समझ सकता था। उसने सीधे कहा, मैं इस अभ्यास से सहमत नहीं हूं।
मैं यह नहीं देखूंगा कि कोई मूर्ख मेरे भाइयों को कचरे में कैसे बदल देगा ताकि युद्ध के मैदान में भेजे जाने पर वे मर जाएं। क्या बकवास है। सहायक शिष्यों के साथ मिलकर काम करना परस्पर लाभकारी है। यदि आप अच्छी तरह से सहयोग करते हैं तो यह आपकी युद्ध शक्ति को बढ़ाएगा और आपके हताहतों की संख्या को कम करेगा। उन्हें युद्ध के मैदान में मरने के लिए कैसे भेजा जा रहा है? एल्डर हॉल मास्टर ने क्रोधित होकर कहा। लो फैन अवाक रह गया। शुरू में उसने सोचा था कि उसे एल्डर हॉल मास्टर के साथ एक और मौखिक लड़ाई करनी होगी, लेकिन अब एल्डर हॉल मास्टर वह सब कुछ कह रहा था जो वह कहना चाहता था। उसे समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लियू कैन ने अभी अभी अपने शब्दों से सिद्धार्थ के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर वे अच्छे से सहयोग करते हैं तो इससे हमारी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और हताहतों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन एक बेवकूफ कमांडर की व्यवस्था करने से हमारी युद्ध शक्ति कम हो जाएगी और हमारे हताहतों की संख्या भी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन का हर सदस्य मेरा भाई या बहन है। मैं किसी बेवकूफ की वजह से उन्हें मारे जाने की अनुमति नहीं दूंगा। सिद्धार्थ द्वारा बार बार उसे बेवकूफ कहना फाउंडेशन फोर्जिंग के शिष्य को क्रोधित कर देता था जो सभी को प्रशिक्षित कर रहा था। वह वर्तमान में एक एल्डर की मदद से ठीक हो रहा था, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। वह इतने कम समय में अपने शरीर का आधा हिस्सा वापस नहीं बढ़ा सकता था। वह दहाड़कर बोला, तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? यह संरचना हॉल मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय की गई थी। माफ करना, तो मैं गलत था। ऐसा नहीं है कि आप मूर्ख हैं, बल्कि आपका हॉल मास्टर मूर्ख है। अगर इस तरह की मूर्खतापूर्ण रचना किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा बनाई गई है तो मुझे वास्तव में उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। लो फैन का चेहरा उदास हो गया। वह अभी बोलने ही वाला था कि एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तो फिर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या चाहिए? टावर विभाग प्रमुख। सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने जल्दी से सिर झुकाया। हालांकि टावर विभाग के प्रमुख ने खुद को प्रकट नहीं किया, केवल उसकी आवाज हवा में गूंजी। मैं पहले से ही आश्वस्त हूं। 2 लाख से अधिक लोगों वाला एक भव्य गठन जो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत लड़ाकू शक्तियों या उनके गुणों की परवाह नहीं करता है, जो आक्रमण या रक्षा में अंतर नहीं करता है, उसका बिल्कुल भी कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अगर आप चतुर विरोधियों से लड़ रहे हैं तो इस बात की संभावना है कि वे हंसते हंसते मर जाएं। लेकिन अभी हम नारकीय शैतानी जानवरों के खिलाफ अभ्यास कर रहे हैं। क्या यह लोगों को मौत के मुंह में भेजना नहीं है? इसके अलावा 2 लाख से अधिक लोगों की एक बड़ी संरचना को केवल मूल बातें समझने के लिए कई महीनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। संरचना का इसके लाभों के लिए उपयोग करना तो दूर की बात है। क्या हमारे पास इतना समय है? तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक शौकिया व्यक्ति जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह इस तरह के महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करने की योग्यता कैसे रखता है। क्या यह जानबूझकर शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए है? शिष्य टावर विभाग प्रमुख से स्पष्टीकरण मांगना चाहेंगे, सिद्धार्थ ने कहा। एल्डर हॉल मास्टर मुस्कुराए। अगर यह गलत समय नहीं होता तो वे सिद्धार्थ को अंगूठा दिखा देते। वह वास्तव में बहुत होशियार था, जो तुरंत सुरागों को देखकर समझ जाता था कि क्या चल रहा है। सच तो यह है कि सिद्धार्थ इस बात से अनजान था कि इन्फर्नल डेविल एबिस के युद्ध क्षेत्र में जिस भी विभाग का योगदान सबसे अधिक होगा, वह युद्ध क्षेत्र का नेता बन जाएगा। कानून प्रवर्तन हॉल के फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों का नेतृत्व गाओ जियानियांग ने किया था और कानून प्रवर्तन हॉल की अपार संपत्ति के कारण उनके पास काफी शक्तिशाली शिष्य थे। वे शिष्य युद्ध के मैदान में मुख्य शक्ति बन गए और इसलिए युद्ध के मैदान की रणनीति उनके द्वारा ही तय की गई। मूल रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस साल नरक शैतान रसातल के शैतान जानवर अचानक भड़क गए थे और उनके पास नए शिष्यों को अनुकूलित करने के लिए बहुत अधिक समय देने का कोई तरीका नहीं था, और इसलिए वे शिष्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए परिचित कराने के लिए दौड़ रहे थे। हालांकि कानून प्रवर्तन हॉल के पास इस संबंध में कोई अनुभव नहीं था। एल्डर हॉल पहले भी प्रभारी थे और सच्चे पेशेवर थे, लेकिन कानून प्रवर्तन हॉल उनसे सलाह नहीं लेना चाहता था। उन्होंने सीधे एक विशाल गठन आरेख तैयार किया और यह परिणाम था। एल्डर हॉल मास्टर और उसके एल्डर्स इस बात को लेकर चिंतित थे। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था और इस तरह से बहुत से शिष्यों की बलि दी जाएगी। एल्डर्स ने अपने हॉल मास्टर से पूछा था कि क्या करना है, लेकिन एल्डर हॉल मास्टर ने केवल मुस्कुराया और उन्हें घबराने के लिए नहीं कहा। अभी भी कुछ दिन बाकी थे और वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था, और सिद्धार्थ जल्दी से एकांत से बाहर आ गया।
एल्डर हॉल मास्टर को पता था कि उसका मौका आ गया है और उसने इस स्थिति की व्यवस्था कर ली थी। टॉवर डिपार्टमेंट हेड को परेशान करना भी उसकी उम्मीदों के दायरे में था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। सिद्धार्थ ने उसे निराश नहीं किया। सबसे तेज, सबसे सीधे और प्रभावी तरीके का उपयोग करके सिद्धार्थ को उसके परिणाम मिले और वे एल्डर हॉल मास्टर की अपेक्षा से भी बेहतर थे। वास्तव में उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सिद्धार्थ ने सब कुछ पूरी तरह से किया। आज से नए शिष्यों की ड्रिलिंग एल्डर हॉल पर छोड़ दी जाएगी। कानून प्रवर्तन हॉल को इसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी विशेषता नहीं है, टॉवर विभाग प्रमुख ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा। टॉवर डिपार्टमेंट हेड नियम के अनुसार लो फैन अब घबरा गया था। यह एल्डर हॉल को अधिकार देने के बराबर था। फिर नए शिष्यों पर कानून प्रवर्तन हॉल का प्रभाव कमजोर होता जाएगा। नियम मर चुके हैं जबकि लोग जीवित हैं। क्या आप एक नियम के कारण हमारे शिष्यों के जीवन का बलिदान करना चाहते हैं? एक अच्छी कहावत है, यदि आपके पास कोई योग्यता नहीं है तो ऐसा व्यवहार न करें जैसा कि आप करते हैं। सिद्धार्थ सही है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण रचना ऐसी है जिसे देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो जाऊंगा यदि इसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। अब से नए शिष्यों की ड्रिलिंग पूरी तरह से एल्डर हॉल पर छोड़ दी गई है। टॉवर विभाग के प्रमुख की आवाज ठंडी हो गई। उनका मूड स्पष्ट रूप से गिरने लगा था। लो फैन गुस्से से पीला पड़ गया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए एल्डर हॉल मास्टर को बुरी तरह घूरने और फिर सिद्धार्थ को घूरने के बाद वह चला गया। उसकी हत्या की अभेद्य मंशा ने सभी शिष्यों के दिलों को हिलाकर रख दिया। वे सभी देख सकते थे कि वह विस्फोट के कगार पर था। उसके पीछे पीछे गांव जियान्यांग भी चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने सिद्धार्थ पर गहरी नजर डाली। आज के लिए अभ्यास समाप्त हो गया है। हम कल सुबह जारी रखेंगे, ली चांगफेंग ने घोषणा की। शाबाश सिद्धार्थ। जब सभी शिष्य चले गए और केवल सुमो, म्यू किंगक्सुआन और एल्डर हॉल से कुछ अन्य लोग ही बचे थे तो सुमो ने सिद्धार्थ को अंगूठा दिखाया। हे, यह सब एल्डर हॉल मास्टर की व्यवस्था के कारण संभव हुआ, सिद्धार्थ ने कहा। एल्डर हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया। तुम छोटे दोस्त, क्या तुम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बारे में शिकायत कर रहे हो? मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी बात फिर से हुई तो क्या आप मुझे पहले चेतावनी दे सकते हैं? मैं इसे और भी बेहतर तरीके से संभाल पाऊंगा और मैं और भी ज्यादा आश्वस्त हो जाऊंगा, सिद्धार्थ मुस्कुराया। ठीक है, चलो एल्डर हॉल में वापस चलते हैं। हमें चर्चा करनी है। एल्डर हॉल में केवल कुछ मुख्य एल्डर्स, हॉल मास्टर, सिद्धार्थ, सुमो और म्यू किंगक्सुआन थे। सिद्धार्थ का इस तरह की सभा में भाग लेना पहली बार था। सुमो, यह सिद्धार्थ का पहला मौका है। नरकीय शैतान रसातल के भीतर की स्थिति समझाओ, हॉल मास्टर ने कहा। सुमो ने कहा, ठीक है। वर्तमान में नरकीय शैतान रसातल में स्थिति बहुत ही भयावह है। बहुत सारे शैतान जानवर हैं और हालांकि हमने अभी एक लहर को पीछे धकेला है, स्काउट्स से मिली जानकारी के अनुसार अगली लहर जल्दी ही आएगी और इसकी संख्या शायद और भी बड़ी होगी। उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे पास फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों की संख्या थोड़ी कम है। पिछली बार युद्ध के मैदान में जो दुर्घटना हुई थी वह वास्तव में उस शिष्य की लापरवाही के कारण थी, लेकिन एक और कारक यह था कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इतने सारे 9वें रैंक के शैतान जानवर अचानक प्रकट होंगे। जब तक वे प्रतिक्रिया करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस बार नए शिष्य पीछे छिप नहीं पाएंगे। आपको भी अग्रिम मोर्चे पर आना होगा। हालांकि यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है कि हमें आपकी जरूरत है कि आप उन पर हमला करें। हमारी युद्ध शक्ति को वितरित करने के लिए नए शिष्य एक रक्षात्मक क्षेत्र की रखवाली भी करेंगे। भले ही आपके सामने शैतान जानवरों का वध करने वाले फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य होंगे, जिससे आप तक पहुंचने वाले शैतान जानवरों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, फिर भी 9वीं रैंक के शैतान जानवर अक्सर आप पर आएंगे। इस बार आपको ठीक से तैयार रहना होगा। सहायक शिष्यों को भी इस उच्चस्तरीय लड़ाई को संभालने में मदद करने के लिए जुटाया गया है। हालांकि आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार शैतान जानवर वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, तो संप्रदाय आपको पीछे हटने और उन्हें मारने के लिए गढ़ को सक्रिय करने के लिए कहेगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, मोर्चे पर मौजूद वरिष्ठ शिष्यों के लिए यह कठिन था और उन्हें नए शिष्यों की भी भागीदारी की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ, क्या आपकी कोई राय है? म्यू किंगक्सुआन ने पूछा। नहीं, कोई राय नहीं। किसी भी मामले में केवल एक ही काम करना है, वह है मारना। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। बेतुका मत बनो।
मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारे पास कोई युद्ध रणनीति है, म्यू किंगक्सुआन ने कहा। जब युद्ध की रणनीति की बात आती है तो मेरे पास केवल अपने ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए कुछ है। मेरे पास अन्य गुटों के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, वे निश्चित रूप से नए शिष्यों में सबसे बड़ी लड़ाकू शक्ति वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे गुट में बेतरतीब लोगों का एक समूह डालें। अधिक से अधिक मुझे 20 या 30 उपचारक शिष्य दे दीजिए, सिद्धार्थ ने कहा। नरकीय शैतान रसातल के भीतर घायल होना सबसे खतरनाक बात थी। शैतान जानवरों के सभी हमलों में किसी प्रकार की विशेष अंधेरी ऊर्जा होती थी जो स्वर्गीय दाव रिकवरी की प्रभावशीलता को बहुत कम कर देती थी। इसलिए उपचार विशेषज्ञ महत्वपूर्ण थे। लियू कैंग ने कहा, मैं मूल रूप से आपको 6 गुटों का नेतृत्व करने के लिए कह रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी इसमें कोई रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं है। फैन सॉन्ग और हुगुइशान मुझसे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए मैं उनका नेतृत्व नहीं कर सकता। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, सिवाय इसके कि किसी महत्वपूर्ण क्षण में पीठ में छुरा घूम पा जाए। फिर मैं पागल हो जाऊंगा और लोगों को मार डालूंगा। मेरा अनुमान है कि अगर मैं उनका नेता बन गया तो वे सही तौर पर सहमत हो जाएंगे और फिर कोई प्रयास नहीं करेंगे। वास्तव में वे जानबूझकर हमें रोक सकते हैं। इससे न केवल दूसरों को नुकसान होगा, बल्कि वे ड्रैगन ब्लड लीजन को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता। मैं बस अपने ड्रैगन ब्लड लीजन की देखभाल करना चाहता हूं। कुछ अविश्वसनीय युद्ध साथियों के बजाय मैं अकेले लड़ना पसंद करूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। वह सही था। स्वर्गीय महिला गठबंधन और 10,000 कीट गिल्ड का सिद्धार्थ के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन उसके लिए दिव्य जानवर हवेली और हेगमन हॉल का नेतृत्व करना बहुत परेशानी भरा होगा। हालांकि ऐसा कोई और नहीं था जो सभी का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो। वर्तमान में मेंग-क्यू, यू ज़ीफेंग और वाइड वापस आ गए हैं और गुयांग, तांग वानेर और अन्य लोग 5वें दर्जे के सेलेस्टियल बन गए हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय करने में सक्षम हैं। वर्तमान ड्रैगन ब्लड लीजन को कौन चुनौती दे सकता है? अभी कोई भी ड्रैगन ब्लड लीजन को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन ब्लड लीजन रातों रात एक प्रमुख शक्ति बन गई हो। कोई भी उन्हें डरा नहीं सकता था। यह सच है कि ड्रैगन ब्लड लीजन को अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आखिरकार सिद्धार्थ ने उन्हें शुरू से ही नेतृत्व दिया है, और यदि अन्य लोग बेतरतीब ढंग से शामिल हो जाते हैं तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से नहीं लड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि अन्य गुट भी ऐसे ही हैं। उन्हें बस अपने लोगों का नेतृत्व करने दें, जबकि सहायक शिष्य उनके मार्गदर्शन में उनके रैंकों में विलय कर सकते हैं। यह उनकी शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका है। हमें बस उन्हें कुछ तुलनात्मक रूप से उपयोगी सहायक शिष्यों की पेशकश करने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी ताकत का सही ढंग से प्रदर्शन कर सकें, सुमो ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। सुमो का तरीका फिलहाल सबसे व्यावहारिक तरीका था। जहां तक कानून प्रवर्तन हॉल से कचरा गठन की बात है तो उसका उल्लेख करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो हम यही करेंगे। चूंकि सिद्धार्थ को केवल उपचार करने वाले शिष्यों की आवश्यकता है, इसलिए उसके साथ 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की व्यवस्था करें। आखिरकार उसके लोग ही हमारी मुख्य शक्ति होंगे। जहां तक अन्य गुटों का सवाल है, उनकी जरूरतों के अनुसार सहायक शिष्यों की व्यवस्था करें। वे ही अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में सबसे स्पष्ट हैं। फ्लेम गेट के लिए सुमो एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य को अस्थायी रूप से उनका नेतृत्व करने के लिए चुने। सिद्धार्थ, आप अपना पक्ष संभालें, और जहां तक अन्य गुटों का सवाल है, सुमो, म्यू किंगक्सुआन, उनका थोड़ा और ध्यान रखें, लियू कैंग ने कहा। जैसी आपकी आज्ञा, सुमो और म्यू किंगक्सुआन दोनों ने सिर झुकाया। बैठक खत्म हो चुकी थी। उन्होंने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं की थी, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन सबसे मजबूत था और अन्य गुट केवल सहायक थे। जैसे ही सिद्धार्थ क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर वापस आया, उसने वाइल्ड और बाकी लोगों को बुलाया। वह जानना चाहता था कि इस दौरान उन लोगों ने क्या क्या झेला था। इन कुछ महीनों के दौरान मेंग-क्यू, यू ज़ीफेंग और वाइल्ड सभी जुआंटियन कैटलॉग के भीतर एकांत में रहे थे। मेंग-क्यू और यू ज़ीफेंग ने शक्तिशाली विरासत प्राप्त की थी और उनके लाभ बहुत बड़े थे। वाइल्ड से जब पूछा गया कि वह किस दौर से गुजर रहे थे, तो उनका जवाब थोड़ा उलझन भरा था। उन्होंने कहा कि उन दिनों में वह हमेशा एक रहस्यमयी जगह पर सोते थे। जब वह उठते थे तो बाहर आ जाते थे। उसने अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं किया,
जिससे सिद्धार्थ और अन्य लोग अवाक रह गए। थोड़ी देर में सभी को ट्रेजर जेम आइलैंड की सैर पर ले चलो और कुछ अच्छी चीजें खरीदो। वाइल्ड की हड्डी की छड़ी उसकी ताकत के बराबर नहीं है, इसलिए एक अच्छा हथियार खरीदो। पैसे की चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा खर्च नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। हे, मुझे वहां घूमना सबसे ज्यादा पसंद है। पहले मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं वहां जा सकूं, लेकिन अब मैं जब चाहूं वहां जा सकती हूं, तांग वानेर ने उत्साह से कहा। वह इस नियम का अपवाद नहीं थी कि महिलाओं को खरीदारी पसंद है। तांग वानेर उन तीनों को ले गई और बहुत जल्दी सिद्धार्थ को खबर मिली कि 50 उपचारक शिष्य पहले ही आ चुके हैं। सिद्धार्थ ने उन पर नजर डाली। उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं, सिर्फ 5 पुरुष शिष्य थे। वे सभी लकड़ी के गुण वाले साधक थे। नमस्कार वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ। वे सभी शिष्य सिद्धार्थ को देखकर झुक गए, उनकी आंखें पूजा और श्रद्धा से भरी थीं। सिद्धार्थ के बारे में यह दावा किया जा सकता है कि उसने जुआनतियान दाओ संप्रदाय की नई पीढ़ी के सभी स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। कोई भी उसके बराबर मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह कभी भी अन्य विशेषज्ञों की तरह दिखावा नहीं करता था और उसे जानना आसान था। वह अपने अधीनस्थों के साथ भी गर्मजोशी से पेश आता था और अपने भाइयों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहता था। उसका अत्याचारी और निर्दयी पक्ष अपने भाइयों की रक्षा के लिए मौजूद था। अनगिनत लोगों ने ड्रैगन ब्लड लीजन में शामिल होने का सपना देखा था और ये 50 लोग कोई अपवाद नहीं थे। वे शिष्यों की नई पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत चिकित्सक थे, जैसा कि ली चांगफेंग ने उनके लिए सावधानी पूर्वक चुने गए कुलीन लोगों से उम्मीद की थी। अब सिद्धार्थ के सामने खड़े होकर वे दोनों घबराए हुए और उत्साहित महसूस कर रहे थे। वे अब ड्रैगन ब्लड लीजन में भी शामिल हो रहे थे। यह एक तरह का सम्मान था। मैं बहुत ज्यादा अनावश्यक शब्द नहीं कहूंगा। चूंकि हम भाई बहन एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, इसलिए हम एक परिवार हैं। आप में से हर एक के पास युद्ध के लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए शुरुआती 50,000 अंक हो सकते हैं। अपनी चिकित्सा शक्ति बढ़ाने वाली चीजें खरीदने की पूरी कोशिश करें। अगर इतने अंक पर्याप्त नहीं हैं, तो आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। उपचार कर रहे शिष्यों में से चौंककर चीखें गूंज उठीं। 50,000 अंक एक ऐसी राशि थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन शिष्यों ने खुशी खुशी अंक लिए और सीधे ट्रेजर जेम आइलैंड की ओर दौड़ पड़े। सिद्धार्थ जानता था कि इस तरह के सहायक पेशे सबसे ज्यादा पैसे जलाते हैं। उनके उपकरण और सामान आमतौर पर लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान से कहीं ज्यादा महंगे थे। उन्हें उनकी जरूरतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए अपने शौकिया कौशल से उन्हें निर्देशित करने जैसी बेवकूफी करने के बजाय उन्होंने उन्हें अपनी जरूरत की चीजें खुद खरीदने दी। उसने उन पर इतनी बड़ी रकम न केवल उनके दिलों को जीतने के लिए खर्च की, बल्कि इसलिए भी कि ड्रैगन ब्लड लीजन में वास्तव में उपचारकों की कमी थी। उत्कृष्ट चिकित्सकों का एक समूह ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं के जीवन के लिए और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा उपचार करने वाले शिष्यों में से अधिकांश महिलाएं थीं, जबकि ड्रैगन ब्लड लीजन में मुख्य रूप से पुरुष थे। वास्तव में कुछ समानता की आवश्यकता थी। इस तरह वे सारा दिन असभ्य भाषण देने में नहीं बिताएंगे। यह उनके विकास के लिए अच्छा था। मूल रूप से सिद्धार्थ ने गो रान को अगले कुछ दिन उनके निर्माणों को ड्रिल करने में बिताने के बारे में सोचा था। इस तरह उपचार करने वाले शिष्य उनसे परिचित हो जाएंगे। लेकिन गो रान पहले से ही एकांत में था और अधिक हत्या के औजार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह इस मामले को गुयान पर ही छोड़ सकता था। सच में उपचार करने वाले शिष्यों का मिशन बहुत सरल था। उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस अपने बीच फैल जाना था। उनमें से हर एक को एक क्षेत्र का प्रभारी होना था। अगर उस क्षेत्र में कोई घायल हो जाता तो वे उसे सबसे तेज गति से ठीक कर सकते थे। सिद्धार्थ की बदौलत उन उपचार करने वाले शिष्यों ने शीर्ष श्रेणी के उपकरणों के कई टुकड़े खरीदे। उदाहरण के लिए कुछ लकड़ी के स्पिरिट बीड्स थे जो उन्हें अपनी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से ठीक करने की अनुमति देते थे। ऐसी छड़ें थीं जो उन्हें लंबी दूरी की उपचार जादुई कलाओं को उजागर करने की अनुमति देती थीं। ऐसे स्पिरिट तावीज भी थे जिनका उपयोग क्षेत्र के उपचार के लिए किया जा सकता था, जब तक कि वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालते। संक्षेप में इन शिष्यों ने अनिवार्य रूप से हर उपयोगी चीज खरीदी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने केवल सबसे अच्छी चीजें खरीदी थीं। अन्य उपचारक शिष्य अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थे। जब वे युद्ध गुटों में शामिल हुए थे तो उन्हें चीजें खरीदने के लिए 20,000 अंक दिए गए थे और उन्हें लगा कि यह पर्याप्त है।
लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन द्वारा दिए गए 50,000 अंकों की तुलना में वे खुद को कमतर महसूस करते थे। उनके गठन को ड्रिल करना बहुत सरल था। अगर वे उपचार करने वाले शिष्य अपनी स्थिति को याद रखने में असमर्थ थे, तो गुयांग बस एक ड्रैगन ब्लड योद्धा को उनका नेतृत्व करने के लिए चुनता था। वे बस उस व्यक्ति का अनुसरण कर सकते थे। इतने सारे खूबसूरत हीलिंग एक्सपर्ट्स के शामिल होने से ड्रैगन ब्लड लीजन में जोश भर गया। उन्होंने जोश से कसम खाई कि वे निश्चित रूप से उनकी रक्षा करेंगे, जिससे महिलाएं बेहद भावुक हो गईं। साथ ही सिद्धार्थ भी अवाक रह गया। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह बात सही है। संतुष्ट आदमी भूखे आदमी के दर्द को नहीं समझ सकता। जब पुरुष और महिला एक साथ मिल जाते हैं, तभी वे ताकत और सौम्यता का मिश्रण कर सकते हैं। उन लकड़ियों को देखकर उसे चू याओ की याद आ गई। वह कोमल लड़की, उसे नहीं पता कि वह अभी कैसी है। क्या वह उसे भूल गई होगी? अफसोस की बात है कि उसके पास अब 10,000 स्पिरिट ब्लड नहीं बचा था। उस समय उसका ड्रैगन ब्लड लीजन को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, और इसलिए उसने यह सब यू शियाओकियान को दे दिया था। बिना किसी 10,000 स्पिरिट ब्लड के वह केवल जेड फ्लावर स्पिरिट एसेंशन पिल नामक एक गोली को परिष्कृत कर सकता था। हालांकि यह 10,000 स्पिरिट ब्लड की तुलना में केवल आधी ही प्रभावी थी, लेकिन इसे प्राप्त करना भी मुश्किल था। कम से कम यह उनमें एक स्पष्ट विशेषता उन्नयन लाएगा। लेकिन औसत तत्वीय आत्मीयता वाले लोगों के लिए यह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार यह 10,000 आत्मा रक्त नहीं था। इस तरह की औषधीय गोली लकड़ी की खेती करने वालों के लिए सबसे ज्यादा मददगार थी। यह उनकी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध कर सकती थी। हालांकि जुआंटियन दाओ संप्रदाय के पास भी ऐसी ही गोलियां थीं, लेकिन उनका असर जेड फ्लावर स्पिरिट एसेंशन पिल जितना अच्छा नहीं था। उन्होंने ड्रैगन मार्क योद्धाओं और उपचारक शिष्यों को जेड फ्लावर स्पिरिट एसेंशन पिल्स वितरित की तथा उन्हें यथाशीघ्र इसकी औषधीय ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए कहा। जब तांग वानेर और अन्य लोग वापस लौटे तो उनके चेहरे पर शानदार मुस्कान थी। यह बात वाइल्ड के लिए खास तौर पर सच थी। हाथ में नुकीला डंडा थामे हुए उसके चेहरे पर हमेशा एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान रहती थी। जब सिद्धार्थ ने पूछा तो उसे पता चला कि यह नुकीला क्लब एक किंग आइटम था जिसकी कीमत 50 मिलियन अंक थी। हालांकि यह कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह इसके लायक थी। इसका नाम था ब्लड एडिक्ट। इसका वजन ही समुद्री विस्तार विशेषज्ञों के एक समूह को कुचलने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि फाउंडेशन फोर्जिंग के अनुयायी भी इसे संभाल नहीं पाते। लेकिन इसका वजन वाइल्ड के लिए एकदम सही था। क्लब पर लगे स्पाइक्स भेड़ियों के नुकीले दांत थे। कुल 308 ब्लड एडिक्ट घोस्ट वुल्फ के दांत इसमें धंसे हुए थे। वे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। रक्त व्यसनी भूत भेड़िए 9वीं रैंक के जादुई जानवर थे। उनके दांतों में उनके मूल रून थे। एक बार सक्रिय होने के बाद उनकी शक्ति व्यावहारिक रूप से अजेय थी। जैसे ही वाइल्ड ने इसे देखा, वह तुरंत चिल्ला उठा कि उसे यह चाहिए। उसने किसी और चीज को देखने से इनकार कर दिया। अरे, यह एक भयंकर हथियार है। सिद्धार्थ ने इसे पकड़ने की कोशिश की और वह इसके वजन से हैरान रह गया। अपनी मौजूदा शक्ति के साथ भी वह इसे मुश्किल से ही पकड़ पा रहा था। जहां तक इसका वास्तविक उपयोग करने की बात है, तो उसे शायद पहले ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर को सक्रिय करना होगा। लेकिन वाइल्ड ने विशाल क्लब को ऐसे पकड़ा जैसे वह असाधारण रूप से हल्का हो। इससे पता चलता है कि वाइल्ड की शारीरिक शक्ति सिद्धार्थ से कहीं ज्यादा थी। उसे स्पष्ट रूप से जुआंटियन कैटलॉग में अपनी झपकी से बहुत फायदा हुआ था। बस एक झपकी लेने से उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी। लोगों की किस्मत वाकई अलग अलग होती है। यहां तक कि सिद्धार्थ भी थोड़ा ईर्ष्यालु था। वह जुआंटियन कैटलॉग में कई बार मारा जा चुका था। यह वाकई एक मूर्ख के पास मूर्ख की किस्मत होने का मामला था। मैंने एक प्राचीन तलवार खरीदी है और यह भी एक राजा की वस्तु है। हालांकि यह बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन यह तलवार मुझे बहुत ही अंतरंग एहसास देती है, यू जिफेंग ने कहा। उसकी पीठ पर एक साधारण तलवार थी। यह बिल्कुल भी खास नहीं थी। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह राजा की वस्तु है। राजा भी इसके साधारण बाहरी स्वरूप को नहीं देख पाए। भले ही वे बता पाते कि यह राजा की वस्तु है, लेकिन उन्हें यह सभी राजा वस्तुओं में सबसे साधारण लगती। वास्तव में कुछ लोगों को लगा कि यह तलवार किसी शिष्य द्वारा बनाई गई है। इसकी गुणवत्ता राजा वस्तु स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन इसकी आध्यात्मिकता बहुत कम थी, जिससे यह अनिवार्य रूप से एक दोषपूर्ण वस्तु बन गई। राजा की सभी वस्तुओं में शक्तिशाली वस्तुआत्माएं थीं। कुछ तो अलग अलग स्वामियों के प्रति अपनी घृणा या स्नेह भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करते थे। लेकिन यह तलवार पूरी तरह से उदासीन थी
और किसी के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव इसे प्रभावित नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि इस तलवार की कीमत केवल 10 मिलियन पॉइंट रखी गई थी और इसलिए इसे यूजिफेन ने खरीदा था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तलवार के साधकों की आध्यात्मिक धारणा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। वे एकमात्र ऐसे पेशे थे जिन्हें हत्यारे निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर यूजिफेन को लगा कि इस तलवार के साथ उसका कोई भाग्य जुड़ा है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। मेंगक्वी, तुमने क्या खरीदा? सिद्धार्थ ने मेंगक्वी की ओर रुख किया। मूर्ख, क्या तुम नहीं देखते कि बहन मेंगक्यू और भी सुंदर हो गई है? तांग वानेर ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पीट देगी। सिद्धार्थ चौंक गया और अचानक उसने देखा कि मेंगकी पूरी तरह से लाल हो गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बाल एक खास गांठ में बंधे थे जिससे वह और भी अधिक संतुलित और सुंदर लग रही थी। उसके बालों की गांठ में 2 फीनिक्स हेयरपिन थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। वे बिल्कुल चमकदार थे और जब उसने ध्यान से देखा तो सिद्धार्थ को अनगिनत रून देखकर आश्चर्य हुआ जो उसके बाहरी भाग पर नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। वे लगभग जीवित लग रहे थे। मेंगक्वी, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। सिद्धार्थ ने सबक सीख लिया। हेयरपिन को सुंदर कहने के बजाय उसने सीधे मेंगक्यू की प्रशंसा की। साथ ही उसने खुद को अंधा होने के लिए डांटा। आखिर वह किस बात में इतना व्यस्त था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं आया। कोई आश्चर्य नहीं कि तांग वानेर उसे डांटेगी। मुझे लगता है कि तुम बात करना जानते हो। बहन मेंगक्यू ने जो फीनिक्स हेयरपिन पहन रखे हैं उन्हें फैंटेसी स्पिरिट्स कहा जाता है। वे बेहद शक्तिशाली आत्मा आइटम हैं। मैंने ही उन्हें उठाया था, तांग वानेर ने गर्व से कहा। सच कहूं तो मुझे वे नहीं चाहिए थे। वे बहुत महंगे हैं। मेंगकी ने शर्मिंदगी से कहा। यह कहां से आया? मुझे वानेर की दृष्टि पर भरोसा है। ये निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली फीनिक्स हेयरपिन हैं और इनका मूल्य उनकी कीमत से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा वे आपकी भव्य हवा के लिए बहुत उपयुक्त हैं, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। एक ही बार में सिद्धार्थ ने उन दोनों की तारीफ कर दी थी। जब उसने तांग वानेर के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसने कुछ भी नहीं खरीदा है। उसने कहा कि उसे वह कुछ भी नहीं मिला जो वह चाहती थी, लेकिन वह समझ गया कि वह झूठ बोल रही थी। वह इस पूरे समय उनके घर का काम संभाल रही थी और इसलिए वह किसी आपात स्थिति में फंसने और पॉइंट खत्म होने के बारे में चिंतित थी। कल मैं तुम्हारे साथ टहलने जाऊंगा। मैं ट्रेजर जेम आइलैंड पर केवल लड़ाई के लिए गया था, इसलिए इसके बजाय टहलना अच्छा रहेगा, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, जिससे तांग वानेर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराने लगी। अगले दिन सिद्धार्थ तांग वानेर को ट्रेजर जेम आइलैंड ले गया। वह सीधे एक दुकान पर गई और शर्मिंदा भाव से दीवार पर लगे एक हार की ओर इशारा किया। सिद्धार्थ ने इसे देखा और तुरंत समझ गया। इस हार को पवन परी का आशीर्वाद कहा जाता था। इसमें एक दिल के आकार का पेंडेंट था जो आधा पारदर्शी था और इसके भीतर ऊर्जा पानी की तरह उतार चढ़ाव कर रही थी। सच तो यह है कि वह पानी नहीं था बल्कि पवन ऊर्जा थी। यह पेंडेंट एक स्वर्गीय पवन क्रिस्टल से बनाया गया था, एक खजाना जिसे हर पवन गुण साधक चाहता था। इसे पहनकर वह साधना करते समय हवा की गहराई को अधिक आसानी से समझ पाएगी। जादुई कलाओं का उपयोग करते समय वह स्वर्ग और पृथ्वी की वायु ऊर्जा से जुड़ने में सक्षम होगी, जिससे वह उन्हें अधिक तेजी से और अधिक शक्ति के साथ डाल सकेगी। बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने सीधे अपना क्रिस्टल कार्ड थमा दिया। वह जानता था कि तांग वानेर ने इसे क्यों नहीं खरीदा। इसकी कीमत 80 मिलियन पॉइंट थी। इसे खरीदने के बाद ड्रैगन ब्लड लीजन के पॉइंट अचानक गिर जाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वह तांग वानेर के लिए पैसे खर्च कर रहा था तो वह ठीक था। इसके विपरीत उसे लगा कि वह उससे बहुत ज्यादा कर्जदार है। उसे संदेह था कि वह अपने जीवन काल में इसे चुका पाएगा। उसने खुद तांग वानेर को हार पहनाया, जिससे वह अवर्णनीय रूप से भावुक हो गई। उसकी आंखें भी नम हो गईं। सिद्धार्थ की ओर देखने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण वह अपने आंसू पोंछने के लिए मुड़ गई। इससे सिद्धार्थ और भी शर्मिंदा हो गया। सच तो यह है कि तांग वानेर की उससे बहुत कम अपेक्षाएं थीं। वह बहुत आसानी से संतुष्ट होने वाली महिला थी। सिद्धार्थ तांग वानेर को टहलने के लिए ले गया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि पवन विशेषता साधकों के लिए बहुत कम उपकरण थे और असल में कोई हथियार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पवन विशेषता विशेषज्ञों के लिए उनका सबसे मजबूत हथियार उनके आसपास मौजूद हवा थी। वर्तमान में तांग वानेर को अभी फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंचना बाकी था
और उसके पास खेती करने के लिए ज़ुआंटियन कैटलॉग में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज़ुआंटियन कैटलॉग में प्रवेश करने का केवल एक मौका था। एक बार जब वे चले गए तो वे फिर कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वास्तव में सिद्धार्थ जैसा राक्षस भी अपवाद नहीं था। उसे ज़ुआंटियन कैटलॉग में अपनी विरासत मिली थी और उसके बाद ज़ुआंटियन कैटलॉग के साथ उसका भाग्य समाप्त हो गया था। वह फिर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। शिष्यों को ज़ुआंटियन कैटलॉग में सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए उन्हें केवल फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंचने के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मेंग्क्यू, यूजीफेंग और वाइल्ड जैसे लोग अपवाद थे जिनके पास विशेष गुण थे। दूसरों के लिए बहुत जल्दी प्रवेश करना उनके सबसे अच्छे अवसर को बर्बाद करना हो सकता है। सिद्धार्थ ने तांग वानेर को एक दिन के लिए ट्रेजर जेम आइलैंड घुमाया और तांग वानेर को खुश करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें खरीदी। तांग वानेर ने मेंग्क्यू के लिए कुछ छोटे छोटे उपहार भी खरीदे। समय बीतता गया। जैसे ही सभी लोग जोश से अपनी संरचना तैयार कर रहे थे, 7वें दिन आखिरकार इकट्ठा होने की घंटी बजी। सभी आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी एक बार फिर चौक में एकत्र हुए। जैसे ही वे उपस्थित हुए, उन्हें सीधे नरकीय शैतान रसातल में भेज दिया गया। इस बार वे एक विशाल दीवार पर दिखाई दिए जो दूर तक फैली हुई थी। दीवार के सामने एक असीम काला बंजर इलाका था। जमीन स्याही की तरह काली थी और उसमें से एक संक्षारक आभा निकल रही थी। दरअसल उसमें से मौत की गंध आ रही थी। ड्रैगन ब्लड लीजन, हेवन फीमेल एलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड इस जगह की रक्षा के प्रभारी हैं। वे अभी दीवार के ऊपर ही पहुंचे थे कि एक आकृति आसमान से उतरी। वह व्यक्ति वास्तव में पिछली पीढ़ी का शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति गाओ जियान्यांग था। इस युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों द्वारा किया जा रहा था, इसलिए उन्हें यह अधिकार था कि कौन कहां बचाव करेगा। यह देखकर कि यह गाओ जियान्यांग था, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गाओ जियान्यांग ने आगे कहा, इस दीवार में कुल 3 दर्रे हैं। बेशक उन दर्रों को बंद कर दिया गया है। आपको जो करने की जरूरत है वह यह है कि बड़ी संख्या में 9वीं रैंक के शैतान जानवरों को दीवार पर हमला करने की अनुमति न दें। हालांकि दीवार दिव्य रन द्वारा संरक्षित है, लेकिन यह 9वीं रैंक के शैतान जानवरों के बहुत अधिक हमलों को नहीं संभाल सकती है। जहां तक उससे कमजोर शैतान जानवरों की बात है, वे दीवार को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि एक बार बहुत सारे 8वें रैंक के शैतान जानवर इकट्ठा हो गए तो वे एक पहाड़ की तरह ढेर हो जाएंगे। एक बार जब वह पहाड़ दीवार की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो वे पार कर जा सकेंगे। आपका मिशन एक भी शैतान जानवर को आगे न बढ़ने देना है। अभी जिस स्थान की आप पिछली बार रक्षा कर रहे थे, उसकी रक्षा बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों के एक समूह द्वारा की जा रही है। यदि बहुत सारे शैतान जानवर आगे निकल आए तो मुझे यकीन है कि आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। दीवार 300 मीटर ऊंची है और ये शैतान जानवर उड़ नहीं सकते। जब तक आप उन्हें ढेर नहीं होने देते, उन्हें रोकना काफी आसान होना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है, बाकी सब आप पर निर्भर है। सिद्धार्थ, मुझे निराश मत करना। बाकी सब लोग मेरे साथ आओ। तुम दूसरे क्षेत्र की रखवाली करोगे। गाओ जियान्यांग ने सिद्धार्थ की ओर गहरी मुस्कान के साथ देखा। अपना हाथ लहराते हुए उसने फ्लेम गेट, दिव्य जानवर हवेली और हेगमोन हॉल के शिष्यों को दूर ले गया। अब यहाँ केवल ड्रैगन ब्लड लीजन, हेवन फीमेल एलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के 3 गुट ही थे। वांग जेन ने कहा, गाओ जियान्यांग ने निश्चित रूप से हमें बचाव के लिए सबसे कठिन स्थान दिया। उसने उन्हें सुरक्षित क्षेत्र दिए होंगे। गाओ जियान्यांग के साथ सिद्धार्थ की पिछली बातचीत के बारे में सोचते हुए कई लोगों के दिलों में एक बुरी भावना पैदा हुई। अगर तुम मेरे अधीनस्थ होते तो मैं तुम्हें लात मार देता, सिद्धार्थ ने कहा। अगर हमारे पिछले संबंध न होते तो मुझे संदेह होता कि तुम गाओ जियान्यांग द्वारा लोगों को डराने के लिए भेजे गए जासूस हो। माफ कीजिए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, वांग जेन ने माफी मांगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंकुश सत्ता के सामने सभी योजनाएं बकवास हैं, बस मजाक हैं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। सभी की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, धन और अवसर खतरे में मिलते हैं। अगर हम सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते तो हम बाहर क्यों निकलते? हम घर पर ही खाते पीते रहते। अभी मैं इस खतरनाक क्षेत्र का इंतजार कर रहा हूं जिसे गाओ जियान्यांग ने हमारे लिए बनाया है। इसके विपरीत मुझे चिंता थी कि वह हमें एक सुरक्षित जगह देगा जहां हम एक शैतान जानवर को भी नहीं देख पाएंगे। केवल जब बहुत सारे शैतान जानवर होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा अंक बना सकते हैं।
इसके अलावा यह हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर है। फाउंडेशन फोर्जिंग के शिष्यों को 9वें रैंक के शैतान जानवर को मारने के लिए केवल 10,000 अंक मिलते हैं। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती है, 9वें रैंक के शैतान जानवरों को मारने के अंक कम होते जाते हैं। इसलिए अभी यह आखिरी मौका है जहां हम अभी भी 9वें रैंक के शैतान जानवर को मारने के लिए 10 लाख अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का अवसर बहुत दुर्लभ है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जब शैतान जानवर आए तो अपनी आंखें खुली रखें। ड्रैगन ब्लड लीजन को बहुत ज्यादा क्रूर होने और सभी अंक लेने के लिए दोष न दें। इस तरह से कहने पर सभी के तनाव भरे दिल ढीले पड़ गए। हाँ, यह वास्तव में अमीर बनने का एक अवसर था। अभी वे सभी समुद्री विस्तार के शिखर पर थे। एक बार जब वे फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ गए तो किसी भी शैतान जानवर को मारने से प्राप्त अंक कम हो जाएंगे। यह वैसा ही था जैसा कि सिद्धार्थ ने अभी कहा था। उन्हें और अधिक शैतान जानवरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दाओ संप्रदाय के पुरस्कार बहुत उचित थे। दिए जाने वाले अंकों की संख्या शिष्य की युद्ध शक्ति और इसमें शामिल खतरे पर आधारित थी। जब आप कमजोर थे तो शैतान जानवरों को मारना ज्यादा खतरनाक था और इसलिए पुरस्कार स्वाभाविक रूप से ज्यादा थे। एक बार जब आप मजबूत हो गए तो शैतान जानवरों को मारना आसान हो गया और पुरस्कृत अंक कम हो गए। पिछली बार सिर्फ एक 9वीं रैंक का शैतान जानवर 10 मिलियन अंकों के बराबर था। इन शिष्यों ने तुरंत अनुभव किया था कि भिखारी से धनवान बनने का क्या मतलब है। वह ताजा एहसास कुछ ऐसा था जिसे वे भूल नहीं पाएंगे। अब जब सिद्धार्थ ने कहा कि यह उनके लिए इतनी दौलत कमाने का आखिरी मौका हो सकता है तो उनमें से कई की आंखें लाल हो गईं। वे चाहते थे कि शैतान जानवर पूरे स्वर्ग और धरती को कवर कर लें। कुछ लोगों को वाकई चिंता थी कि शैतान जानवर बहुत कम हो जाएंगे और वे उनके लिए लड़ाई शुरू कर सकते हैं। ड्रैगन ब्लड लीजन अब बहुत डराने वाला था। सिद्धार्थ को वांग जेन के लापरवाह शब्दों से पैदा हुई बेचैनी को मिटाते हुए देखकर हुआ शियू और वांग जेन दोनों पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। सिद्धार्थ एक स्वाभाविक नेता था। उसका हर शब्द, उसका हर काम एक नेता के करिश्मे से भरा हुआ था। इसके अलावा प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द उनके पूर्ण आत्मविश्वास से भरा था, जिससे किसी को भी उनके शब्दों की सत्यता पर संदेह नहीं था। ठीक है, चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। गांव जियान्यांग इतना अच्छा नहीं होगा कि हमें यहाँ आराम करने दे। आमतौर पर हर बार जब शैतान जानवर फटते हैं तो वे सबसे कमजोर जानवरों से शुरू करते हैं। ड्रैगन ब्लड लीजन को और अधिक संयम की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके गुटों को कोई ऐसी संरचना पसंद नहीं है जिससे वे असहज हैं, तो आप उस मौके का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए कर सकते हैं। ओह, वे इतनी जल्दी आ गए। सिद्धार्थ अपनी बात कह ही रहा था कि उसे कुछ दूर से आती हुई मिश्रित दहाड़े सुनाई देने लगीं। हालांकि क्षितिज पर अभी भी कुछ नहीं था, फिर भी वे उन्हें सुन सकते थे। हुआ शियू और वांग झेन ने अपने लोगों को दीवार से कूदने के लिए कहा। वे अपनी संरचनाएं व्यवस्थित करने से पहले उचित दूरी तक आगे बढ़े। ड्रैगन ब्लड लीजन के विपरीत हजारों नए शिष्य उनके गुटों में शामिल हो गए थे। हालांकि उनकी ड्रिलिंग ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन सहायक शिष्यों ने पहले कभी युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं किया था। किसी को नहीं पता था कि उनकी घबराहट से गलतियां होंगी या नहीं। जैसे जैसे दहाड़े नजदीक आती गईं, क्षितिज पर अनगिनत काले धब्बे दिखाई देने लगे। वे मानो उन पर ज्वार की तरह बरस रहे थे। फिर भी यह तथ्य कि वे मूलतः सभी 7वें दर्जे के शैतान जानवर थे, ने स्वर्ग महिला गठबंधन और 10,000 कीट गिल्ड के शिष्यों को राहत की सांस लेने की अनुमति दी। जैसे ही वे शैतान जानवर करीब आए, दोनों गुटों के सैकड़ों लोग हवा में उड़ गए। उन्होंने प्रकाश की सुनहरी किरणें फेंकी जो शैतान जानवरों के बीच उड़ गईं। विस्फोटों ने आसमान को हिला दिया क्योंकि वे शैतान जानवर उड़ गए। तावीज साधक, सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया। वे शिष्य तावीज फेंक रहे थे। जब वे फटे तो उनकी शक्ति खराब नहीं थी। तावीजों के लिए विशेष कागज, स्याही और लेखन सामग्री की आवश्यकता होती है। तावीज साधकों के एक विचार मात्र से ही उनके तावीजों को विस्फोटित किया जा सकता था। अभी तो वे बस अभ्यास कर रहे थे। ये तावीज साधारण ही थे। उन्होंने अपने शक्तिशाली तावीज नहीं निकाले थे। ये तावीज साधक बहुत तेजस्वी हैं, गो रैन ने ईर्ष्या से कहा। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ठीक थी, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता और स्थिरता की कमी थी। उसके लिए पतले कागज पर रून लिखने का कोई तरीका नहीं था। वह उन्हें ठोस कवच पर उकेर सकता था, लेकिन उसके लिए यह किस्मत में था कि वह ताबीज साधक नहीं बन पाएगा। ताबीज साधकों के आक्रमण के बाद शेष गुट ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। सभी शिष्यों ने अपने हथियार निकाल लिए।
ठीक इसी समय दोनों गुटों की दो महिलाएं अपने हाथों में प्राचीन जीथर लेकर हवा में उड़ी। संगीत की लहरें गूंज उठीं, जिससे सिद्धार्थ चौंक गया। जब जीथर को धीरे से बजाया गया तो उससे ऐसी ध्वनि निकली जो युद्ध के नगाड़ों की धड़कन जैसी थी। जैसे जैसे वे बजाते रहे, उनकी ध्वनि तरंगे फैलती गईं और वे थोड़े असहज और घबराए हुए शिष्य धीरे धीरे शांत हो गए। जीथर संगीत का उनके दिलों को शांत करने वाला प्रभाव था। उन दोनों को देखकर किसी अज्ञात कारण से सिद्धार्थ को एक और महिला का ख्याल आया। वह बेजोड़ सुंदरता और शान वाली थी। जब उसका हाथ उसके सिर को छूता तो संगीत लोगों की आत्माओं की गहराई को छू जाता। जियान, एक ऐसा नाम जिसे सिद्धार्थ ने लगभग भूल ही दिया था। यह जीथर संगीत सुनकर वह एक बार फिर उसके दिमाग में आ गई। सिद्धार्थ का ध्यान भटक गया। जीथर संगीत में कुछ नरम बदलाव हुए थे और वह तेज होता जा रहा था और उसकी गति भी बढ़ रही थी। संगीत में अब युद्ध की भावना थी, जिसने लोगों का खून खौला दिया। स्वर्ग महिला गठबंधन और 10,000 कीट गिल्ड के शिष्यों ने जल्दी ही अपने चरम युद्ध अवस्था में प्रवेश किया। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। संगीत दांव भी शक्तिशाली था। युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया गया यह लय को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा था। वादक की शक्ति के आधार पर उनका जीथर संगीत लोगों को सीधे निर्देश देने में सक्षम होगा। यह चिल्लाकर आदेश देने से भी अधिक प्रभावी था। बॉस, हमारे गुट में वास्तव में एक शक्तिशाली संगीत गुरु की कमी है, गो रैन ने ईर्ष्या से कहा। शायद हम भी एक साथ ऐसा ही करेंगे। क्या तुम आत्मा को शांत करने वाले गीत के बारे में भूल गए हो? वह खूबसूरत महिला एक परी जैसा अस्तित्व है। तांग वानेर ने हंसते हुए सिद्धार्थ को देखा। यह अज्ञात था कि इतने लंबे समय तक सिद्धार्थ के साथ रहने और उसके लिए खरीदारी करने के कारण वह उससे प्रभावित हुई थी या नहीं, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा कुछ कहा था। यह लगभग प्रोत्साहन की तरह लग रहा था। यह सही है, गुओ रान ने अपने पैर पर थपकी दी। वह आत्मा को शांत करने वाला गीत उन मूलभूत पहलुओं में से एक था जिसने ड्रैगन ब्लड लीजन को उड़ान भरने की अनुमति दी थी। यहां तक कि शुई वुहेन को भी इससे लाभ हुआ था। यद्यपि जियान फोटोग्राफिक जेड में लिपटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के जो हिस्से उजागर थे उससे वे बता सकते थे कि वह एक ऐसी सुंदरता थी जो किसी राज्य के पतन का कारण बन सकती थी। इसके अलावा जब वह जीथर बजाती थी तो उसके पास एक चलता फिरता अमर आकर्षण होता था। वह एक परी की तरह थी जो नश्वर भोजन नहीं खाती थी। भले ही संगीत का प्रभाव बहुत कम हो गया था क्योंकि यह एक फोटोग्राफिक जेड द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, फिर भी उन्हें बहुत लाभ हुआ था। यह सही है मेरे गधे। मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो मैं उसे कैसे खींच सकता हूं? सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ ने मन ही मन उसे कोसा। क्या वह सोचता था कि वह कोई देवता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है? अगर वह ऐसा सोचता तो वह बहुत पहले ही इस दुनिया से निकल चुका होता। गो रान निराश था। नीचे की लड़ाई को देखते हुए उन्होंने देखा कि जीथर खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में उनकी गति और नियंत्रण केवल बेहतर और अधिक स्वाभाविक हो गया। वे सभी समझ गए थे कि इस पूरे गठन का मूल जिथर खिलाड़ी ही थे। हुआ शियू और वांग जेन दोनों ने जिथर संगीत के जरिए कई आदेश भेजे, जिसमें कब गठन बदलना है या कब आक्रामक से रक्षात्मक होना है यह भी शामिल था। हालांकि अधिक से अधिक शैतान जानवर दिखाई दिए, फिर भी दोनों गुटों के लिए यह बहुत आसान था। शैतान जानवरों की भीड़ का वध किया गया, जिससे ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं के हाथ खुजली करने लगे। बॉस, चलो हम भी बाहर चलते हैं, गो रैन ने उत्सुकता से फुसफुसाया। तुम फिर से दिखावा करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, गो रैन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। तुम्हारी चमड़ी और भी मोटी होती जा रही है। तुम्हें अब शर्म भी नहीं आती? वे इस अवसर का उपयोग अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें हस्तक्षेप करने में शर्म नहीं आएगी? सिद्धार्थ अवाक रह गया। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर और सहन कर लूंगा। गो रान थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन नीचे की ओर हो रही भीषण लड़ाई को देखकर उसे आसमान से उतरकर सबको चौंका देने की इच्छा हुई। एक बेजोड़ नायक के दृश्य पर आने का एकदम सही अभिनय। 100 मील आगे बढ़ो, सिद्धार्थ अचानक चिल्लाया। उसने देखा कि दूर के शैतान जानवर ताकतवर और अधिक संख्या में हो रहे थे। वहां 8वें दर्जे के शैतान जानवर और भी थे और कुछ अलग थलग 9वें दर्जे के शैतान जानवर दिखाई दे रहे थे। अभी 1 घंटे से भी कम समय बीता था, लेकिन 9वीं रैंक के शैतान जानवर पहले ही प्रकट हो चुके थे। यह कोई शुभ संकेत नहीं था। शायद शैतान जानवरों की सेना की संख्या सिद्धार्थ की अपेक्षा से भी ज्यादा होगी। अगर वे दीवार के पास बहुत सारे शैतान जानवरों को मार देते तो उनकी लाशें ढेर होने लगतीं। समय आने पर इससे समस्याएं पैदा होतीं। दोनों गुट धीरे धीरे
आगे बढ़े। जैसे जैसे शैतानी जानवर मजबूत होते गए, गुटों ने और अधिक शक्ति प्रदर्शित की। वांग झेन ने एक बहुत बड़ा पिंसर कीट बुलाया था जो पूरी तरह से काला था लेकिन धातु से बना हुआ चमकदार था। इसकी लंबी घुमावदार पूंछ थी जो बिच्छू का एक रूप लग रही थी। यह बिच्छू बहुत बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि यह लगभग 1 मील लंबा था। इसकी आभा बहुत भयानक थी और इसका जहरीला डंक इतना जहरीला था कि 9वीं श्रेणी के शैतान जानवर भी इसके संपर्क में आने पर मर जाते। यह वही था जिसका इस्तेमाल वांग ज़ेन 9वीं रैंक के शैतान जानवरों को संभालने के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ हुआ शियू और झाओ जियान अपनी सेना के सामने खड़े थे जो आने वाले किसी भी 9वीं रैंक के शैतान जानवरों का सामना कर रहे थे। पिछली बार उस विशाल युद्ध के बाद उन सभी ने समुद्र के बराबर अंक प्राप्त किए थे। शिष्यों ने साधना आधार और उपकरण दोनों के मामले में बहुत प्रगति की थी। झाओ जियान तलवार पकड़े हुए थी और जब उसने हमला किया तो तलवार क्यूई पानी की तरह बह निकली। वह वास्तव में अपनी जल ऊर्जा को इस स्तर तक संपीड़ित करने में सक्षम थी कि वह आसानी से शून्य को काट सकती थी और यहाँ तक कि 9वीं रैंक के शैतान जानवर भी इसे सहन करने में असमर्थ थे। वहाँ एक बहुत बड़ा बंदर जैसा शैतानी जानवर था। उसकी बड़ी भुजा उसकी तलवार के एक ही वार से कट गई और जैसे ही उसने स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ लगाई, इससे पहले कि वह अपनी कोई शक्ति प्रकट कर पाता, झाओ जियान का दूसरा वार उसकी गर्दन तक पहुंच गया। उसके सिर के साथ साथ काला खून भी हवा में उछला। उसने उसे आसानी से मार डाला था। बहुत बढ़िया, ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों ने दीवार से जयकारे लगाए। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि यह हमला असाधारण रूप से सुंदर था। सिद्धार्थ, अब हम काफी मजबूत हैं। क्यों न हुआ शियू, झाओ जियान और वांग ज़ेन को ड्रैगन ब्लड लीजन में शामिल कर लिया जाए, तांग वानेर ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर मैंने उन सभी को अंदर खींच लिया तो मुझे यकीन है कि जुआन मास्टर मुझे मार देंगे। सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। क्यों? तांग वानर ने पूछा। क्योंकि जब हम चले जाएंगे तो हम इस पीढ़ी के सभी जुआंटियन दाओ संप्रदाय के कुलीनों को ले जाएंगे। यह अजीब होगा अगर उसने मुझे नहीं मारा, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। हम क्यों जाएंगे? मूर्ख लड़की, यह दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हमें पूरी तरह से सुरक्षित रख सके। काश हम हमेशा के लिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय में रह पाते, लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि मैं एक दिन बहुत बड़ी आपदा भड़का दूंगा और अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो हम संप्रदाय को फंसा देंगे। और अगर वे दोनों हमारे साथ आ जाते हैं और हम चले जाते हैं तो हम लोगों की इस पीढ़ी को खत्म कर देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि जुआन मास्टर इसकी अनुमति देंगे? सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसे लगा कि वह एक बदकिस्मत सितारा है। अगर वह बहुत लंबे समय तक दाओ संप्रदाय में रहा तो वह किसी न किसी तरह से उसे फंसा देगा। भाइयों, अब बहुत हो गया। काम पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, सिद्धार्थ ने आवाज लगाई। आगे बड़ी बड़ी आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। दर्जनों 9वीं श्रेणी के शैतान जानवर आगे बढ़ रहे थे। वे अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वहां बहुत सारे 7वें और 8वें दर्जे के शैतान जानवर थे। यह घुटनों तक गहरे पानी में चलने जैसा था। उनमें से कई कमजोर शैतान जानवरों को उनके द्वारा रौंद दिया गया। हुआ शियू और वांग ज़ेन के हाव भाव बदल गए। हालांकि वे 9वीं श्रेणी के शैतान जानवरों से नहीं डरते थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। एक बार जब वे आ गए तो शिष्यों के लिए उन्हें एक साथ मारना संभव नहीं था। उनमें से बहुत से बच निकलेंगे और उन्हें चिंता थी कि उनके लोग उनसे निपट नहीं पाएंगे। जैसे ही हुआ शियू और वांग ज़ेन सहायता मांगने वाले थे, तभी आसमान से एक बहुत बड़ी चीज गिरी। यह 300 मीटर का चौकोर मंच था और यह इतनी ताकत से गिरा कि इसने अपने आसपास के शैतानी जानवरों को चकनाचूर कर दिया। यह चौकोर मंच विशेष स्टील से बनाया गया था। इस पर एक आकृति खड़ी थी। उसकी भुजाएं आसमान की ओर 45 डिग्री के कोण पर फैली हुई थीं। उसकी छाती बाहर निकली हुई थी, उसका सिर ऊंचा था और यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। मैंने चारों समुद्र पार किए, हजारों पहाड़ों को पार किया, स्वर्ग और पृथ्वी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा की, राक्षसों का वध किया, शैतानों को खत्म किया, सितारों और चांद को तोड़ा। मैं ही हूँ बेजोड़ नायक गुओरान। गुओरान ने अविश्वसनीय रूप से दिखावटी तरीके से नारा लगाया। गुओरान ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वर्ग महिला गठबंधन और 10,000 कीट संघ के शिष्य उसे आश्चर्य से देख रहे थे। वे उसके प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। लेकिन फिर जब उसने दीवार की तरफ देखा तो उसने पाया कि सिर्फ ड्रैगन मार्क योद्धा और नए शामिल हुए उपचार शिष्य ही उसे देख रहे थे। सिद्धार्थ, तांग वानेर और सभी ड्रैगन ब्लड योद्धा दूर चले गए थे, ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे उसे जानते ही नहीं थे।
गुयांग, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बिल्कुल बेशर्म है। उसने खुद को बेजोड़ हीरो भी कहा है। क्या कोई और भी खुद को यह उपाधि देता है? यू जीफेंग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं इस अचानक दिखावटी हरकत के लिए तैयार नहीं थी। ली क्यू गो रैन का पोज देने का तरीका जाना पहचाना है, जिस तरह से वह इसे करता है और जो महसूस होता है, दोनों ही तरह से। लेकिन इसकी ताकत और भी मजबूत होती जाती है। सॉन्ग मिंगयुआन, लेकिन उसका आत्मसंयम और भी खराब हो गया। उसका वह अंतिम वाक्य, उसकी आवाज स्पष्ट रूप से कांप रही थी। वह निश्चित रूप से घबराया हुआ है। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अलग अलग लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकले। संभवतः वह बहुत देर तक पोज देने से पीछे हट गया। अरे अरे, तुम मुझे भाई कहते हो, लेकिन तुम मेरा बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? गो रैन ने गुस्से में कहा। इतने सारे शब्दों की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और जारी रखो। हम अपने मन में तुम्हारा समर्थन करेंगे। सिद्धार्थ ने उसका सामना किया और एक मुस्कान दिखाई। भाइयों के रूप में भले ही वे उसके पोज पर खुश न हो, वे उसे कमतर नहीं आंक सकते थे। अगर वे ऐसा करते तो गो रान पागल हो जाता। जब उसने सिद्धार्थ और अन्य लोगों को अपनी ओर मुड़ते देखा, तभी गो रान के चेहरे पर भाव सुधरे। एक और धमाके के साथ उसके सामने एक बहुत बड़ा क्रॉसबो प्रकट हुआ। यह क्रॉसबो इतना भारी था कि इससे मंच हिलने लगा। यह पिछली बार जैसा ही क्रॉसबो था। 5वीं रैंक के सेलेस्टियल बनने के बाद भी गो रान इतना भारी क्रॉसबो उठाने में असमर्थ था। इसलिए उसने इसके लिए यह विशाल मंच बनाया था। गो रान ने इसे दूर के 9वें रैंक के शैतान जानवरों पर निशाना बनाया। एक बार जब वह इस तरह केंद्रित हो गया, तो वह वास्तव में एक विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। हल्की सी आवाज आई, एक धुंधली सी रोशनी उड़ी और फिर सैकड़ों मील दूर 9वीं रैंक के शैतानी जानवरों में से एक ने विस्फोट किया। इससे सिद्धार्थ और बाकी लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। ऐसा लग रहा था कि गो रान में वाकई दिखावा करने की शक्ति थी। फिर चौंका देने वाली बात यह रही कि गो रान ने 9वीं रैंक के शैतान जानवरों पर अज्ञात वस्तुओं की शूटिंग जारी रखी। वे एक एक करके मारे गए और काले रक्त के फूलों में विस्फोट हो गया। अरे कितना भयंकर है! यहां तक कि सिद्धार्थ भी खुद को रोक नहीं सका और चिल्ला उठा। यह सत्ता के बल पर दिखावा था। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, सिद्धार्थ भी हैरान रह गया। यह बदमाश इतना शक्तिशाली कब बन गया? और उसने इस बारे में शेखी भी नहीं बघारी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले भी इतना उग्र था। इसलिए वह असली ताकत के साथ पोज दे रहा था। इससे सभी हैरान रह गए। हर बार जब गो रान ने हमला किया, तो वे उसे केवल कुछ तंत्रों को सक्रिय करने के लिए ही देख पाए। वे प्रक्षेप्य को देखने में भी असमर्थ थे, इससे पहले कि दूर के 9वें रैंक के शैतान जानवर उड़ गए। लगातार विस्फोट हो रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति रोल कॉल कर रहा हो। उसने एक ही बार में 30 से ज्यादा लोगों को मार डाला, जिससे स्वर्ग महिला गठबंधन और 10,000 कीट गिल्ड के शिष्य अचंभित रह गए। यह मेरे इतिहास में सबसे सफल पोज है। इसलिए मैं थोड़ा विनम्र रहूंगा और सिर्फ खुद को पूरे अंक दूंगा। गो रान ने चुपके से अपनी दिव्य इंद्रिय को अपने पीछे फेंक दिया था और उन सभी अचंभित लोगों को देखा था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था, बिल्कुल एक अकेले विशेषज्ञ की तरह। लेकिन सच में उसके दिल में फूल खिलने वाले थे। क्या हमें हमला करना चाहिए? गुयांग ने पूछा। उफ, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं ताकि वह पोज देना खत्म कर सके। इसके अलावा हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड अभी अपने चरम पर नहीं हैं। अभी गो रान के मोर्चे पर होने के कारण उनकी सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण के लिए कुछ और समय दें, सिद्धार्थ ने कहा। अंदर उसने गो रैन की प्रशंसा की। वह वास्तव में एक पीढ़ी का चमत्कार था। उसकी साधना प्रतिभा में इतनी कमी थी कि सिद्धार्थ द्वारा उसे विकसित करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति कचरा थी। लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग पर चलकर उसने अपना खुद का दांव पा लिया था। इस शानदार पोजिंग के पीछे यह अज्ञात था कि उसने कितना खून पसीना बहाया था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वह अधिक भरोसेमंद होता जा रहा था। हाँ, वह एक पोजिंग हीरो के रूप में गिना जा सकता था। बॉस, बस इतना ही काफी है। आप लोगों को भी आना चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ही सुर्खियों में हूँ। एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद गो रैन ने 100 से ज्यादा 9वें दर्जे के शैतान जानवरों को मार गिराया था। सिद्धार्थ और अन्य लोगों ने तिरस्कार भरे भावों का आदान प्रदान किया। वे उसे बहुत अच्छी तरह समझते थे। निश्चित रूप से उसके पास गोला बारूद खत्म हो रहा था,
या अपने चरित्र के साथ वह समय के अंत तक दिखावा करना जारी रखेगा। चल दर। सिद्धार्थ ने उसे उजागर नहीं किया। उसने ड्रैगन ब्लड लीजन को आगे बढ़ाया। जो लकड़ी के किसान अभी अभी शामिल हुए थे वे सचमुच थोड़े आशंकित थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। यह देखकर कि अन्य दो गुट एक साथ इतनी त्रुटिहीनता से काम करने में सक्षम थे, वे और भी अधिक घबरा गए, गलती करने से डरने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा अभी भी हंस रहे थे और आगे बढ़ते हुए बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध के मैदान में जा ही नहीं रहे थे। वे इतने सहज दिख रहे थे मानो वे किसी अलाव पार्टी में जा रहे हों। यह वही प्रभाव था जो सिद्धार्थ चाहता था। जब कोई व्यक्ति निडर होकर आगे बढ़ सकता है तभी वह अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखा सकता है। तभी वह मौत से घिरे होने पर भी जीने की थोड़ी सी भी उम्मीद पैदा कर सकता है। ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने अपनी प्रशिक्षुता पूरी कर ली थी। जहां तक सिद्धार्थ की बात है वह सबसे आगे था। उसके हाथों में मेंग्क्यू और तांग वानेर थे। वे तीनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। जब ड्रैगन ब्लड लीजन शैतान जानवरों की हमला सीमा तक पहुंच गया तो लोग यह देखकर दंग रह गए कि जब शैतान जानवर सिद्धार्थ पर हमला करते थे तो वे अचानक अकड़ जाते थे और उससे 10 मील दूर जमीन पर गिर जाते थे। वे कभी वापस नहीं उठ पाते थे। सिद्धार्थ के केंद्र में होने से 10 मील का क्षेत्र था। चाहे वे 7वें या 8वें दर्जे के शैतान जानवर हों, वे सभी एक बार प्रवेश करने पर मर जाएंगे। वह एक आश्चर्यजनक और विचित्र दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान जानवर सिद्धार्थ के सामने घुटने टेक रहे थे, जबकि सिद्धार्थ शैतानों का राजा था। बहन मेंकी, आप अद्भुत हैं, तांग वानेर ने श्रद्धापूर्वक प्रशंसा की। यह मेंग्क्यू का आध्यात्मिक क्षेत्र था। इस क्षेत्र में सिर्फ एक विचार से वह किसी भी शैतान जानवर की आत्मा को मिटा सकती थी। यह आत्मा साधकों का सबसे भयानक पहलू था। शिष्यों की नई पीढ़ी में अन्य आत्म साधक भी थे, लेकिन उन सभी को वरिष्ठ पीढ़ी के शिष्यों ने छीन लिया था। उन्हें युद्ध के मैदान में शैतान जानवरों को मारने के लिए उन आत्मा साधकों की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस युद्ध में कुछ 9वीं रैंक के शैतान जानवरों को परेशान करने की जरूरत थी, जबकि वे उन्हें मारने के लिए उस मौके का इस्तेमाल करते थे। मेंग्क्यू ने अपना सिर हिलाया। इन शैतान जानवरों के पास मूल रूप से कोई दिमाग नहीं है। उनके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव बहुत अजीब हैं और उन्हें मारने के लिए मुझे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर वे साधारण जादुई जानवर होते तो मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र सैकड़ों मील तक फैला होता। सैकड़ों मील? यह कैसा भयानक दृश्य होगा? सिद्धार्थ ने पूछा, तो क्या आप अभी बहुत ज्यादा आत्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन यह इतना बुरा नहीं है। हे, वह साथी गुओरान बहुत आकर्षक था, इसलिए उसके बॉस के रूप में आपको और भी आकर्षक होना चाहिए। मेंग्क्यू ने सिद्धार्थ को देखकर मीठी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी, साथ ही एक आकर्षक चमक भी थी। युद्ध के मैदान के केंद्र में पहुंचते ही वे तीनों हंसते बोलते रहे। स्वर्गीय महिला गठबंधन और 10,000 कीट संघ ने पहले ही उनके लिए एक बड़ी जगह खोल दी थी। युद्ध के मैदान में सिद्धार्थ के आगमन का दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। हे, बॉस वाकई बॉस है। यह तो मेरे से 10 गुना ज्यादा शानदार है। गुओ रैन पहले ही अपने मंच से कूदकर सिद्धार्थ की तरफ चला गया था। सिद्धार्थ ने हुआ शियू और वांग जेन पर एक नजर डाली और वे तुरंत समझ गए। वे अपने गुटों को किनारों की ओर ले आए और केंद्रीय क्षेत्र को ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए छोड़ दिया। ड्रैगन ब्लड लीजन के केंद्र में स्वर्गीय महिला गठबंधन और 10,000 कीट गिल्ड 2 शाखाएं थीं। जब संख्या की बात आई तो 10,000 कीट गिल्ड स्पष्ट रूप से कम थी, और फिर भी जब वांग जेन ने लाखों करोड़ों कीटों की अपनी सेना को बुलाया तो यह अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। वांग जेन इस तरह से बेहद शक्तिशाली था। कोई नहीं जानता था कि उसकी सेना में कितने कीड़े हैं। सिर्फ अपने दम पर वह संख्या के अंतर को पूरा करने में सक्षम था। सिद्धार्थ सबसे आगे था और ड्रैगन ब्लड लीजन मुख्य था। वे शैतान जानवरों के अधिकांश हमलों को झेल रहे थे। आखिरकार शैतान जानवरों के पास कोई बुद्धि नहीं थी और वे बस जो भी करीब था उस पर हमला कर देते थे। सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाओ। मेंग्क्यू, इन शैतान जानवरों को साफ करने में मदद करो, सिद्धार्थ ने कहा। मेंग्क्यू ने सिर हिलाया और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसके वस्त्र उसके चारों ओर लहरा रहे थे, जबकि उसके बाल एक ऊंची गांठ में कसकर बंधे हुए थे। वह एक अमर प्राणी की तरह थी जो स्वर्ग से उतरी थी, जिसने लोगों को पूजा में घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। उसकी आभा ने पूरी दुनिया को संक्रमित कर दिया, जिससे नरकीय शैतान रसातल एक वंडरलैंड बन गया।
उसने हाथ की मुहरें बनाई और जब वह तीसरी मुहर बनाने में सफल हुई तो उसकी आंखों में दो अजीब रून दिखाई दिए। एक भयानक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव अचानक फैल गया। हजारों मील के दायरे में सभी शैतान जानवर जमीन पर गिर पड़े और पीछे कुछ अलग थलग आकृतियां रह गईं। वे आकृतियां 9वीं श्रेणी के शैतान जानवर थे। अभी वे अपने सिर पकड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। फिर वे एक बार फिर आगे बढ़े। मेंग्क्यू के हमले ने सभी कमजोर शैतान जानवरों को खत्म कर दिया था, जिससे लोगों के दिल दहल गए थे। यह हमला बिल्कुल भयानक था। बस वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो और फॉर्मेशन में आ जाओ। क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो? सिद्धार्थ ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिससे अचंभित ड्रैगन मार्क योद्धाओं में हड़कंप मच गया। उन्होंने पहले कभी मेंग्क्यू का सामना नहीं किया था, इसलिए वे उसकी शक्ति से पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से अपना गठन किया। बस आधे सांस में गठन पूरा हो गया। यह इतना तेज था कि सिद्धार्थ को इसमें कोई गलती नहीं मिली। युद्ध के मैदान में अभी भी 17 आकृतियां घूम रही थीं। उनमें से 10 ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए आए थे। गोरान उन्हें रोकने ही वाला था कि उसे सिद्धार्थ ने रोक दिया। उसने 9वीं रैंक के शैतान जानवरों को ड्रैगन ब्लड लीजन तक पहुंचने दिया। वह क्या कर रहा है? हुआ शियू और वांग झेन के चेहरे के भाव बदल गए। क्या वह अपने शिष्यों को मरवाने की कोशिश कर रहा था? मरो! 9वीं रैंक के शैतान जानवरों को अपनी ओर बढ़ते देख ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने सीधे अपनी कृपाणों से हमला कर दिया। 9वीं रैंक का पहला शैतान जानवर जो उनके पास पहुंचा, उसके हाथ पर ड्रैगन ब्लड योद्धा ने वार किया। परिणामस्वरूप एक जोरदार धमाके के साथ वह ड्रैगन ब्लड योद्धा उड़ गया। शक्ति के मामले में वह 9वीं रैंक के शैतान जानवर की तुलना में अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसके पूर्ण शक्तिशाली हमले ने उस तेजी से बढ़ते 9वें दर्जे के शैतान जानवर को रोक दिया और जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया, 2 अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने अपने हथियारों को उसके घुटनों पर मार दिया। शैतान जानवर जो हमला करने वाला था वह रुक गया और उसके पैरों पर बहुत ज्यादा चोट लगने से उसका संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे की ओर गिर गया और ठीक उसी समय एक ड्रैगन ब्लड योद्धा जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था, उसने हमला कर दिया जिसकी वह तैयारी कर रहा था। काले खून की बारिश के साथ एक विशाल सिर हवा में उछला। उस खून ने ड्रैगन ब्लड योद्धा को छलनी कर दिया, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो आसमान को हिला देने वाली थी। 10,000 कीट संघ और स्वर्गीय महिला गठबंधन के शिष्य यह देखकर बहुत दुखी हुए कि एक भयानक 9वीं श्रेणी के शैतान जानवर को केवल उन चारों ने मिलकर इतनी आसानी से मार डाला। अच्छा, सिद्धार्थ ने उन्हें अंगूठा दिखाया। उन्होंने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं का नाम नहीं गिराया। उनका सहयोग व्यावहारिक रूप से निर्बाध था। इस समय अन्य 9वीं श्रेणी के शैतान जानवर क्रमिक रूप से आ गए। उन्हें मारने वाले सभी साधारण ड्रैगन ब्लड योद्धा थे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक सिद्धार्थ का अनुसरण किया था, इसलिए उनके पास सबसे बड़ा अनुभव और सबसे अच्छा सहयोग था। सिद्धार्थ ने जानबूझकर 9वीं रैंक के शैतान जानवरों को उनके पास छोड़ दिया ताकि सबको पता चल सके कि 9वीं रैंक के शैतान जानवर सिर्फ इसी स्तर के होते हैं। यह ड्रैगन मार्क योद्धाओं को यह दिखाने के लिए भी था कि सहयोग से क्या हासिल हो सकता है। देखा, यह एक टीम की ताकत है। एक व्यक्ति की ताकत पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन एक साथ काम करके आप उन्हें खरबूजे की तरह काट सकते हैं। आप सभी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप में एक दूसरे को चुपचाप समझने की क्षमता की कमी है। आपको यह सिखाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए आप इसे युद्ध के मैदान में अपने दम पर ही समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं तो चाहे कितने भी 9वें रैंक के शैतान जानवर आ जाएं, वे केवल अधिक अंक प्राप्त करेंगे। भाइयों, मैं बहुत ज्यादा बकवास नहीं कहूंगा। उन्हें काटने के लिए कड़ी मेहनत करो। अपने आप को ऐसे ब्लेड समझो जो अभी तक धारदार नहीं हुए हैं। अभी अपनी धार को कम करने की पूरी कोशिश करो। शैतान जानवरों की लाशों को अपनी महिमा के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करो, सिद्धार्थ चिल्लाया। ठीक इसी समय शैतान जानवरों का एक और झुंड उन पर टूट पड़ा। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं ने जोरदार दहाड़ लगाई और एक पागल कत्लेआम शुरू कर दिया। सिद्धार्थ के शब्दों ने तुरंत उनके गर्म खून को भड़का दिया था। यह पिछले जिथर संगीत से भी ज्यादा प्रभावशाली था। गुयांग, तुम वांग जेन की मदद करो। 9वीं रैंक के शैतान जानवर उसकी कीट सेना में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अगर यह बहुत लंबा चला तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी भी मामले में ड्रैगन ब्लड लीजन मूल रूप से सिर्फ प्रशिक्षण ले रहा था। वे अपनी हिम्मत और समन्वय को संतुलित कर रहे थे।
एकमात्र काम यह सुनिश्चित करना था कि एक साथ बहुत सारे नौवीं रैंक के शैतान जानवर न आए। और चूंकि गुयांग एक नजदीकी लड़ाकू था, इसलिए वह वहां ऊब कर खड़ा रह जाता। उसके लिए मदद के लिए जाना बेहतर था और सुविधाजनक रूप से वह कुछ अंक बना सकता था। गो रान फिर से अपने मंच पर कूद गया। उसके क्रॉसबो से पूरा युद्ध क्षेत्र नजर आ रहा था। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो वह एक ही तीर से 9वीं रैंक के शैतान जानवर को मार देता।